ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं वो कंफर्म कर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है सबको। आवाज़ क्लियर है मेरी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी। चलो बस 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसे ही कुछ बच्चे जो है वो आ जाते हैं यहाँ पर कैंपस पर भी, तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट बस मुझे चाहिए होंगे, जिसके बाद हम जो है वो इंशाल्लाह अपने सेशन को स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, मीनवाइल 2 मिनट बाद हम स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल आप सारे बच्चे, जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं या ऑन कैंपस हैं, आप सब जो है ना एक काम करो कि आप सबके पास अभी जितने यहाँ पर कैंपस पे बैठे हुए हो व्हाट्सएप चल रहा। आप सब जो है ना वो मुझे मेरे नंबर पर अपने नाम के साथ एक मैसेज कर दो। ठीक है? नाम के साथ एक मैसेज कर दो ताकि मैं आपका नंबर जो है वो अपने पास सेव कर लूँ। चाहे आप ऑन कैंपस हो चाहे आप ऑनलाइन हो, ये पहला आप काम कर लो। इतनी देर में हमारे पास जैसे ही कुछ बच्चे आ जाते हैं, 3-4 मिनट हम रुकते हैं और उसके बाद फिर आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सही है? स्क्रीन पर आप लोगों के पास एक तो नंबर आ रहा होगा आईक्यू के सपोर्ट स्टाफ का, एडमिशन्स का। वो दो नंबर्स आ रहे हैं इनफैक्ट। वो दोनों नंबर्स भी आप अपने पास सेव कर लो। और उसके बाद फिर मेरा नंबर आ रहा है वो सेव कर लो। और मुझे जो है वो आप मैसेज भी कर दो अपने कंप्लीट नाम के साथ ताकि मैं आपका नंबर सेव कर सकूं। ठीक है जी, कर दिया मैसेज। अपने कंप्लीट नाम के साथ मुझे मैसेज कर देना, मुझे व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप मैसेज करना ताकि मैं आप लोगों का नंबर अपने पास सेव कर लूँ। इसके अलावा आपके पास जो है ना दो नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं जो कि सपोर्ट स्टाफ के हैं, जो कि एडमिशन स्टाफ के हैं। ताकि अगर आपने एडमिशन्स के हवाले से, टाइम टेबल के हवाले से, इस तरह की कोई भी आपने बात करनी हो ना, तो आप जो है वो इन लोगों से कर सको। सही है? तो एक तो ये काम कर दीजिएगा। अच्छा, अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सही है? ऑनलाइन स्टूडेंट से भी बात मैं करता हूँ और ऑन कैंपस स्टूडेंट से भी करता हूँ। अच्छा, मुझे जो मैसेज आया, एक तो उज़ैर उज़ैर खान, कैंपस पर आप मौजूद हो? सही है। अच्छा, आपने पहले कभी बात करी भी है मुझसे? अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, बाद में छोड़ दी थी। सही है। प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो? सही है। तो फिर छोड़ने के रीज़न क्लासेस? कोई इंटरेस्ट? अच्छा 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 अच्छा। सही है। अच्छा खैर, उसके अलावा चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद शहाबुद्दीन। सही है। अच्छा, देखो कुछ बातें मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी है। सही है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को शायद ऑन कैंपस स्टूडेंट्स की आवाज़ ना आए। वो ये कि आपको सीए का किसने बताया, आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का किसने बताया, ये मुझे दो सवाल आप अभी बता दो। हाँ। कज़न ने सीए किया है? अच्छा। सही है। उनका नाम क्या है और कहाँ है वो? अच्छा 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 अच्छा। सही है, तो उन्होंने बताया था। और आईक्यू का? हम्म हम्म।
क्लासेस नहीं शुरू की तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि जो सर था वो ज्यादातर लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, लड़कियों को आगे रखा होता उन्होंने, जो भी कर रहे थे मतलब बात अगर समझा भी रहे हैं तो हम्म। लड़कियों का जवाब देना, लड़कों की तरफ इग्नोर ऐसे चली जाना। अच्छा चलो। और उजैर आपसे तो मेरे ख्याल में पहले बात हुई होगी। आप बताओ भाई क्या नाम है? सरफराज हुसैन। सरफराज सीए का किसने बताया? हम्म। सही है। और आईक्यू का किसने बताया आपको? सही है। आपका नाम? आपको सीए का किसने बताया? अच्छा। और आईक्यू का? अच्छा। आपको भाई सीए का किसने बताया, आईक्यू का किसने बताया? तो मुझे मेरे कजन ने बताया कि का, और आईटी में मैंने कुछ सर्च किया। अच्छा। अच्छा आप अभी अभी क्लास में आए हो तो काइंडली मुझे अपने नाम के साथ जो है ना मेरे नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज कर दो। ठीक है। और बाकी ये जो एडमिशन्स और सपोर्ट स्टाफ का नंबर है ये भी अपने पास सेव कर लेना। अच्छा देखो आज हमारी जो है ना वो बिल्कुल पहली क्लास है। तो पहली क्लास में मैं आपको बुक्स के हवाले से बता दूंगा, कुछ अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगा। अच्छा जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो खुद ही मुझे मैसेज कर दें, व्हाट्सएप कर दें, मैं फिर क्लास के बाद रीड कर लूंगा कि सीए का आपको किसने बताया, आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का किसने बताया, इंटर कॉमर्स की परसेंटेज और मार्क्स भी बता दीजिएगा, जितने कैंपस वाले हैं वो भी बता दीजिएगा बाद में, कोई मसला नहीं है बाद में, लेकिन बता देना। ठीक है, ताकि मुझे अंदाज़ा होता है कि भाई ये बच्चा जो है इस बैकग्राउंड से है या इसके मार्क्स इतने थे। सही है ना? अच्छा देखो मैं जो है ना आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में जो ऑन कैंपस क्लासेस होती है ना उसमें PRC2 यानी कि क्वांटिटेटिव मेथड्स का पेपर जो है वो पढ़ाता हूँ। अच्छा पहले मैं पेपर ये 100% खुद पढ़ाता था, लेकिन अभी 1 डेढ़ साल से क्योंकि मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं मेरी, तो अब ऐसा होता है कि आधा हिस्सा सर नईमुल्लाह पढ़ाते हैं, उनकी क्लास हुई होगी आप लोगों के साथ, और बाकी आधा हिस्सा जो है ना वो मैं पढ़ा रहा होता हूँ। सही है। इसके अलावा आपको पता होगा कि आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस पर स्मार्ट क्लासेस भी होती हैं। जो स्मार्ट क्लासेस हैं उसमें PRC2 क्वांटिटेटिव मेथड्स, PRC4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और फिर जब आप कैफ लेवल पर आओगे तो कैफ 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 3 पेपर्स मैं पढ़ा रहा होता हूँ। ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी हमारा जो सेशन है, हमारी जो ओरिएंटेशन है या फर्स्ट क्लास है वो PRC से रेलिवेंट है, तो PRC लेवल पर PRC2 और PRC4 ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को स्मार्ट क्लासेस में पढ़ा रहा होता हूँ। आपके पास ऑप्शन होता है, आप स्मार्ट क्लासेस लो, ऑनलाइन लाइव लो, ऑन कैंपस लो, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए बेहतर है। सही है। मैंने यहाँ पर नंबर्स लिख दिए थे, अगर किसी ने अभी तक नोट नहीं किए तो वो स्क्रीनशॉट या पिक्चर ले लो ताकि मैं स्क्रॉल डाउन करूँ। और ये वेबसाइट है। आप लोगों को अभी तक आप लोगों में से कोई ऐसा है जो पेड स्टूडेंट है, जिसने फीस वगैरह पे कर दी है, पोर्टल वगैरह मिल गया हो, ऐसा कोई है? अच्छा आपने कभी आईक्यू की वेबसाइट विजिट करी अभी तक? करी विजिट? आप लोगों ने कर ली? अच्छा एक काम तो जो आप कर सकते हो ना वो सीधा सीधा बहुत अच्छा सा, वो ये है कि आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस जो है वो स्मार्ट क्लासेस का 7 दिन का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट देता है एज अ ट्रायल। तो जाते जाते घर आप एडमिन से, अगर आपने अभी तक पोर्टल वगैरह नहीं देखा, क्लासेस नहीं देखी हैं कि पोर्टल कैसा चलता है XYZ, तो वो अकाउंट तो बनवा ही लेना। सही है ना? कोई ऐसा तो इधर नहीं है ना जो अभी भी सोच रहा है कि सीए करूं या ना करूं? सबका पक्का हो गया है ना? है ना? सही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी जो है वो चैट में लिखते जाया करो या मुझे इनबॉक्स कर दो व्हाट्सएप पर, तो मैं आपकी बात पढ़ लूंगा। देखो आईटी स्कूल ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट है, वहां पर होता यह है कि एक तो स्मार्ट क्लासेस होती हैं, दूसरा जो आप लोगों की, अगर आपने PRC, अच्छा आपको पता है ना कैफ, CFAB, MSA ये सब तो है ही ऑनलाइन। कैफ, कैफ लेवल PRC के बाद जो आता है, CFAB लेवल या MSA लेवल जो कि आखिरी लेवल होता है,
वो तो सारा का सारा IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस पर है ही ऑनलाइन। पहले फिजिकल होता था, कोविड के बाद CFAP और MSA यानी कि आखिर के जो पेपर्स हैं वो ऑनलाइन पर चले गए। और अभी रिसेंटली IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि सारी स्मार्ट क्लासेस रिकॉर्ड कर ली हैं, तो अब जितने भी बच्चे होते हैं वो वंस इन अ वीक कैफ के आते हैं अपने मसले हल करवाने के लिए, जो भी उन्होंने सब्जेक्ट्स लिए हुए होते हैं। बाकी उनको जो है वो स्मार्ट क्लासेस दी जाती हैं। PRC लेवल पर अभी तक ये ऑप्शन है कि भाई कैंपस पर आ सकते हो, लाइव ले सकते हो, स्मार्ट क्लासेस ले सकते हो। मेरी एक पर्सनल थिंकिंग है कि जिस तरह से दुनिया चेंज हो रही है, AI आ रहा है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है, तो शायद ये आखिरी 4-5 साल हों जिसमें हम फिजिकली CA पढ़ा रहे हैं। जिस तरह से आप मूवीज की एग्जाम्पल ले लो, पहले थिएटर लगते थे, एक्टर रोज जाकर सेम ड्रामे की एक्टिंग करता था थिएटर में, लोग देखने आते थे। आप में से कोई अब थिएटर देखने गया है कभी? मूवी देखते हो, है ना? तो हर चीज जो है ना वो वक्त के साथ साथ चेंज हो जाती है, और जो उसको एडॉप्ट करता है, जो उसको वेलकम करता है, जनरली ये देखा गया कि वही सक्सेसफुल रहता है। इसी तरह से अगर CA की बात करें तो प्री कोविड, कोविड से पहले ऐसा भी हुआ है कि CA फाइनल की क्लासेस में मैंने 200 200 250 बच्चे बैठे हुए हो क्लास में, 250 बच्चे, और मैंने पढ़ाया हो। लेकिन अब पोस्ट कोविड मेरी एक भी क्लास ऐसी नहीं हुई होगी जिसमें 250 या 300 बच्चा फिजिकल बैठा हुआ हो। सही है, क्योंकि सबको ये पता चल गया कि यार आने जाने का टाइम, फ्यूल कॉस्ट, एक्सपेंस, फिर तैयार होना है, फिर बस के धक्के खाने हैं, रिक्शे टैक्सी के धक्के खाने हैं, बाइक के धक्के खाने हैं, आना है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट होता है, फिर कहीं का बंदा रहता नहीं है। तो यही सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए हमने अपना कैफ, CFAP, MSA सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। और आपको पता ही होगा, या अगर नहीं पता तो बता देता हूँ, कराची में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है CA करवाने के, है ना? IQ सिर्फ नहीं है, IQ के अलावा आपके पास एज ए स्टूडेंट 6-7 और ऑप्शंस है, लेकिन IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस सिर्फ और सिर्फ वो वाहिद इंस्टीट्यूट है जो पहले पेपर से, PRC 1 से आखिरी पेपर तक यानी कि MSA 2 तक सारे पेपर्स ऑफर करता है। और कोई आपको ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा। आप चले जाओ, पूछ लो, आप सारे पेपर्स ऑफर करते हो, वो बोलेंगे नहीं यार ये वाला नहीं करते, ये वाला नहीं करते, या ये नहीं है हमारे पास। ठीक है। तो एनीवेज, ये मैंने नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं, आप दोनों लेट आए हो, अब इसकी पिक्चर ले लो। मुझे जो है वो अपने नाम के साथ मैसेज ज़रूर कर देना, और एडमिन स्टाफ का नंबर जो है वो नोट कर लेना, फिर हम आगे अपनी डिस्कशंस को कंटिन्यू करते हैं। सही है। अच्छा, अब देखो यार, CA जो है ना, इसमें आप आ तो गए हो, लेकिन जिंदगी का एक उसूल होता है हाई रिस्क हाई रिटर्न। यानी कि ज्यादा रिस्क लोगे तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, लो रिस्क लो रिटर्न। आपके पास कॉमर्स की फील्ड में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, आप बैचलर्स कर सकते हो, BCom ADC, किसी यूनिवर्सिटी से BBA, CA, ACCA। कुछ चीजें वो होती हैं जिसमें गारंटी होती है हो जाएगा, जिस तरह से BCom है या ADC है, अगर पेपर रुक भी गया तो इस साल नहीं अगले साल हो जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। CA जो है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर उसका रिटर्न भी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर तो कोई देखो, ये इनिशियल क्लासेस है, इस पे आपने डिसीजन लेना है, अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला लेना है कि आपने कहाँ जाना है, क्या करना है। तो ये याद रखो कि अगर आपको लगता है ना भाई मैं मेहनत नहीं कर सकता, मैं मेहनत नहीं कर सकता, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो फिर आज आपको फैसला ले लेना चाहिए कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। यहाँ पर मेहनत और कंसिस्टेंट मेहनत, कंसिस्टेंट मेहनत का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर कि पेपर से 10 दिन पहले किताबें खोली या 5 दिन पहले किताबें खोली और सब पढ़ लिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। रेगुलरली कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना होगा, ये याद रखना। सही है। आगे बढ़ते हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। तकरीबन मुझे अराउंड 13 to 14 ईयर्स पढ़ाते हुए हो गए। O levels, A levels, CA, ACCA, ठीक है ना?
तो तकरीबन तकरीबन जो है वो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने। ये रहा ना, लगा हुआ ना? नहीं, ये वाला सही चल रहा है ना? ये सही चल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो तकरीबन तकरीबन आप समझ लो कि मुझे जो है ना वो पढ़ाते हुए तकरीबन 12 13 14 साल हो चुके हैं, सही है ना? मैं खुद क्या हूँ भाई, ये भी बता दूं, मैंने खुद ACCA किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, PAA किया हुआ है। PAA का बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होता। आप लोगों में से किसी को मालूम है? CA करने आए हो, ICAP की वेबसाइट पर गए हो कभी? गए हो? ICAP की वेबसाइट पे भी PAA नहीं देखा? ऊपर ऊपर से देख ली वेबसाइट बस? अच्छा, PAA होता है प्रोफेशनल अकाउंटिंग एफिलिएट। ये ICAP से ही मिलता है, सही है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान से ही मिलता है प्रोफेशनल अकाउंटिंग एफिलिएट। मैं उस जमाने का हूँ जब मॉड्यूल सिस्टम होता था, कैफ नहीं होता था। तो इसकी कुछ कंडीशंस होती थी कि इतने मॉड्यूल्स जो है वो आपके पेपर्स क्लियर हो, फाइनल का टेक्स्ट क्लियर हो, आर्टिकल्स XYZ कुछ चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर आप इसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हो, उसकी मेंबरशिप आपको मिल जाती है। अभी एज ऑफ नाउ भी मेरे ख्याल में शायद MSA या CFAP के कुछ 4 5 पेपर्स होंगे और आर्टिकल्स होगी, उसके बाद वो मेंबरशिप मिलती है। लेकिन करंट क्राइटेरिया मुझे नहीं पता। मेरे टाइम का तो मुझे पता था जब मैंने किया था। इसके अलावा मैंने APFA भी किया हुआ है। APFA किसी ने सुना है? जी सर, सुना है। सुना है? Accounting से related। अकाउंटिंग से रिलेटेड। अच्छा देखो, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, सीए कौन करवाता है? ICAP करवाता है? नहीं, मतलब बॉडी कौन है, रेगुलेटर कौन है? क्या सिर्फ ICAP ही CA करवाता है? तुम बताओ। ICAP ही करवाता है? पूरी दुनिया में सिर्फ ICAP ही CA करवाता है? हाँ, हर हर कंट्री का अलग इंस्टीट्यूट होता है जो CA करवाता है। इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, ठीक है। UK में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स है। श्रीलंका का अलग है, बांग्लादेश का अलग है, सही है। कहीं कहीं CPA की क्वालिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। पब्लिक अकाउंटेंट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट वगैरह, तो वो अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है। पाकिस्तान में CA ICAP करवाता है। अच्छा, IFAC का नाम सुना है? देखो, ये जो ICAP है, ICAW है, ICAI है, ICAB है, ACCA है, APFA, PIPFA है, ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स है ना, इनके ऊपर भी एक इंस्टीट्यूट है जो इनको रेगुलेट करता है। यानी कि वो मेन एक बॉडी है जिसकी ये कंट्री वाइज ब्रांचेस है। इस तरह से भी समझ लो आसानी के लिए। पाकिस्तान में पाकिस्तानी 3 इंस्टीट्यूट्स IFAC के मेंबर हैं। एक है ICAP, एक है ICMA, सुना होगा ICMA का, और एक है PIPFA, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट। एनीवेज, इसके बारे में मजीद डिटेल्स वक्त के साथ साथ आपको मिल जाएंगी। तो मैं APFA का भी मेंबर हूँ, ठीक है ना। तो 3 मेरे पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। अभी आप एक करने आए हो, तो वो मेरे पास 3 है, हो जाएंगी आपको रेसिप्रोकल क्या कहते हैं मिल जाती हैं, एग्जेम्पशंस काफ़ी मिल जाती हैं। यहाँ से आपने लेट से अगर UK जाना है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो पाकिस्तान के, वहाँ के 4 पेपर देने होते हैं, आप दे दो, उसकी मेंबरशिप मिल जाएगी। बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। इसके अलावा मैं खुद पाकिस्तान स्टॉप ACC एफिलिएट हूँ। यानी कि जब मैंने ACCA किया था तो ACCA के फाइनल के जो 5 पेपर्स होते हैं उसके जो एग्रीगेट हाईएस्ट मार्क्स है ना, वो मेरे हैं पूरे पाकिस्तान में। यानी कि जिस तरह से आप कह लो कि CFAP और MSA के आपके जो पेपर्स हैं 100 मार्क्स वाले, उसके जो टोटल मार्क्स कर कर एक ACCA अवार्ड देता है ACCA अपने पेपर्स का, तो उसके जो हाईएस्ट एग्रीगेट मार्क्स होते हैं वो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई मैं जो है ना वो बस पढ़ा पढ़ा और पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरा अपना वर्क एक्सपीरियंस भी है EY का। आप लोगों को पता है ना, आप लोगों ने अपनी आर्टिकल्स करनी है 3 साढ़े 3 साल की। और ये भी सुना होगा कि Big 4 की आर्टिकल्स कर लो,
है ना, उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। बिग फोर में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं? केपीएमजी, फर्ग्यूसन्स, वो फर्ग्यूसन्स ही है, डेलॉइट और ईवाई। सही है। तो ये जो चार बड़ी कंपनीज होती है ना, यहाँ से अगर आपने अपनी आर्टिकल्स करी भी होती है, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की, अब कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन सॉरी टू से ऐसी हकीकत है कि उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक वैल्यू अलग होती है। अगर आपकी आर्टिकल्स फर्ग्यूसन्स की है, एएफएफ की है, और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो आपको जल्दी और अच्छी जॉब और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और अगर आप किसी छोटी फर्म से, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी वगैरह कैटेगरीज होती हैं, उन फर्म से आर्टिकल्स करोगे तो उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली कम होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो बिग फोर ऑडिट फर्म्स है, ये पाकिस्तान की बिग फोर नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी चार ऑडिट फर्म्स होती हैं। तो इनके जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। अगर मैं किसी छोटी फर्म्स में आर्टिकल करूंगा, उस छोटी फर्म में जो है वो मुझे जो क्लाइंट मिलेंगे, वो बोलेगा कि हाँ यार, ये गली में एक कंपनी खुली हुई है, पापे बनाती है, बिस्किट बनाती है, जाओ उसका ऑडिट कर कर आ जाओ। सही है। अगर मैं बड़ी फर्म में काम करूंगा, जिस तरह से मैं ईवाई में था, तो मैंने चेराट सीमेंट एंड चेराट पैकेजिंग पैकेजिंग एक लिस्टेड कंपनी है, उसका ऑडिट पे गया हूँ। इंडस मोटर्स का नाम, आपने टोयोटा का नाम सुना होगा, उनका एक असाइनमेंट था, उधर गया हूँ। पार्क सुजुकी का नाम सुना होगा, उधर गया हूँ। मैकडोनल्ड्स का ऑडिट किया है मैंने। सही है। इसी तरह से बहुत सारी दूसरी कंपनियां, क्रोमा वगैरह, बहुत सारे क्लाइंट्स थे। 20-25 क्लाइंट्स का ऑडिट मैंने करा हुआ है। सही है। तो होता यह है कि जाहिर है कि आप एक बड़ी कंपनी के साथ एसोसिएटेड होते हो, तो उसका जो पोर्टफोलियो होता है, उसके जो क्लाइंट्स होते हैं, जिन कंपनी का वो ऑडिट करते हैं, वो भी बड़ी कंपनीज होती हैं। वहां पर जो आपको सीखने को मिलेगा, वो एक नेक्स्ट लेवल होगा ना। आप इसको यूं समझ लो अपनी टर्म्स में, कि इम्तियाज या नाहिद या चेज, और घर के या मोहल्ले में एक जनरल स्टोर, फर्क नहीं है दोनों में। अगर आप लेट से एज अ ऑडिटर इम्तियाज का, नाहिद का, चेस का हिसाब किताब चेक करने जा रहे हो, तो वहां ज्यादा सीखने को मिलेगा एज कंपेयर टू अ गली मोहल्ले का कोई छोटा सा जनरल स्टोर। आपको वहां पर इम्तियाज के सिस्टम्स, इस तरह की सुपरमार्केट के सिस्टम्स स्टडी करने को मिलेंगे कि यार अच्छा, इस तरह से ये खरीदते हैं, इतना पैसा अपना होता है, इतना उधार का होता है, अच्छा बिकता है, उसके इतने दिनों बाद पैसे दिए जाते हैं। कस्टमर से जो पैसे आते हैं काउंटर पे जो कलेक्ट होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, किस तरह से वो डिपॉजिट होते हैं, फिर एक्स्ट्रा कैश होता है, उसका ये लोग क्या करते हैं, कैश कम पड़ जाए तो क्या करते हैं, इन्वेंटरी की शॉर्टेज में ये किस तरह से उस प्रॉब्लम को डील करते हैं। गली मोहल्ले के दुकानदार के पास जाओगे, वो तो बोलता है भाई सप्लायर आता है, मैं 4 केचप खरीद लेता हूँ, 2 जो है वो आटे की बोरियां खरीद लेता हूँ, स्टोर पे रख देता हूँ, कस्टमर आता है कैश में बेचता हूँ, खत्म भाई। गले में जो पैसे होते हैं शाम को घर ले जाता हूँ। है ना। तो आपकी लर्निंग बहुत मैटर करती है। आप इस तरह के लोगों के साथ, इस तरह की कंपनीज को विजिट करो जहां पर आपकी लर्निंग ज्यादा हो। आप एक साल में किसी और जो छोटी ऑडिट फर्म में होगा, उससे मल्टीप्लाइड बाई 10 टाइम्स ज्यादा सीखोगे, ज्यादा अच्छा सीखोगे। ठीक है। हाँ, इंडस्ट्री आर्टिकल्स भी होती है, उस पे भी मैं आऊंगा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। अभी तो मैं सिर्फ ईवाई के हिसाब से बता रहा था कि भाई बिग फोर ऑडिट फर्म क्या है। मैं क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के लूंगा। इसके अलावा मैं खुद जो है वो एपीएम एक पेपर होता है एसीसीए का, उसका नेशनल पोजीशन होल्डर हूँ, जिस तरह से आपका सीए का एसपीएम होता है। गवर्नेंस रिस्क एंड एथिक्स का एक पेपर होता है, उसका नेशनल पोजीशन होल्डर रह चुका हूँ। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का नेशनल पोजीशन होल्डर रह चुका हूँ, जिस तरह से आपका एफएफआर का सीए फाइनल का पेपर होता है। F2 का जिस तरह से आपका कॉस्टिंग का पेपर होता है, उसमें मेरे 100% मार्क्स थे सिर्फ और सिर्फ, तो एक सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट मिल गया था। फिर F3 एक छोटा सा पेपर FA1, जिस तरह से इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर कह लो, उसमें मेरे 96% मार्क्स थे थोड़े से, तो उसमें सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट मिल गया था। एंड फाइनली आप लोगों से सबसे ज़्यादा रेलेवेंट, कि जो पेपर मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ, जो पेपर मैं आप लोगों को पढ़ाने लगा हूँ, यानी कि क्वांटिटेटिव मेथड, ऑटम 2010, ऑटम 2010 आईकेप की वेबसाइट या आईकेप जाओ,
तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं उसका भी मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर यानी कि नेशनल पोजीशन होल्डर यानी कि पूरे पाकिस्तान में टॉप करने वाला बच्चा था जब मैं पढ़ने वाला बच्चा था। सही है ना। अब आईके पीआरसी लेवल पर मेरिट्स या नेशनल पोजीशन नहीं देता, कैफ से शुरू करता है। मैं तो पुराने जमाने का हूँ, 2010 ऑटम में मैंने ये पेपर दिया था, जो अभी आप 2014 में दोगे तो 14 साल हो गए इसी बात को। तो तब जो है ना वो मॉड्यूल सिस्टम होता था, और मॉड्यूल ए में मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव मेथड्स और इंग्लिश का पेपर होता था। तो आईकेप उसमें सर्टिफिकेट देता था, मेरिट देता था। ठीक है ना। तो ये कुछ 6-7 नेशनल पोजीशंस है मेरी। अगर आप गूगल पे मेरा नाम लिखोगे तो वो लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। सही है ना। अच्छा, इसके बाद फिर कुछ आप लोगों को पिछले रिजल्ट्स भी बता दूं। अच्छा देखो, पीआरसी से पहले ये पेपर जो होता था ना, पीआरसी से पहले होता था एएफसी, और एएफसी से पहले होता था मॉड्यूल सिस्टम। मैंने खुद तो मॉड्यूल सिस्टम का पढ़ा है। सही है ना, मैं तो बहुत पुराना हूं। उसके बाद एक एएफसी आया था, मॉड्यूल और पीआरसी के बीच में। उस वक्त भी आईकेप नेशनल पोजीशंस एएफसी लेवल पर डिक्लेयर करता था। ठीक है। तो मैंने जब एएफसी पढ़ाना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये लिस्ट है उन बच्चों की जिन्होंने मुझसे पढ़कर नेशनल पोजीशंस ली। ठीक है। जिस तरह से हसन खालिद सितंबर 2020, मोहम्मद ताहा सितंबर 2020, एक ही अटेम्प्ट में दो बच्चों ने नेशनल पोजीशंस ली। दोनों के सेम मार्क्स होंगे, हाईएस्ट एंड सेम, 100 आउट ऑफ 100 दोनों के होंगे, या 98 99 आउट ऑफ 100 दोनों के होंगे। वलीद 2019 सितंबर, अनस 2018 सितंबर, उमर और रजा मार्च 2018, फिर यासीन सितंबर 2017 और सुभान 2016 सितंबर। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे ये पेपर पढ़ा, और उनकी आईकेप में इसी पेपर में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वांटिटेटिव मेथड्स का पेपर, उसमें नेशनल पोजीशंस आई। अच्छा, इसमें 2018 में आईकेप की 50 साल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि एएफसी 3 क्वांटिटेटिव मेथड्स के पेपर में दो बच्चों के एक ही क्लास से नेशनल पोजीशंस आई हैं। ये आईकेप की हिस्ट्री में, मैं और ये मैं कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सिंध की बात नहीं कर रहा, ये मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान में कितने इंस्टीट्यूट्स होंगे, है ना। और ये 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, तो आज से तकरीबन 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। एक ही क्लासरूम से दो बच्चों के एक ही साथ मेरिट सर्टिफिकेट्स, नेशनल पोजीशंस आई थी। ठीक है। देखो, ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि नंबर वन, एक तो मैं आपको मोटिवेट करूं। नंबर टू, मैं भी आपकी जगह होता ना तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन चाहिए होती कि मैं जिस टीचर से पढ़ रहा हूँ और जिस इदारे में पढ़ रहा हूँ वो मुझे वो सर्विस दे सकेगा या नहीं, या वो लोग अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं। सही है ना। देखो, मैं भी अगर आता तो मैं ऐसा इदारा भी देखता जो आज से 30 साल पहले बना हुआ है, जिसके हजारों स्टूडेंट्स हैं, और एक ऐसा इदारा भी देख रहा हूँ कि भाई जो 5-6 साल पहले बना है, जिसके कंपेरेटिवली कम स्टूडेंट्स हैं। तो मैं अगर कोई फैसला ले रहा हूँ एज अ स्टूडेंट, मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क होते हैं यार, यहाँ पर फैकल्टी कौन होगी, इस फैकल्टी के पास रिजल्ट्स क्या है, क्या ये मुझे पढ़ा भी सकेंगे ऐसा ही जैसा दूसरे पढ़ाते हैं या नहीं। तो आपको ये सेटिस्फाई करने के लिए एक तो बता रहा हूँ, दूसरा, अगर ये बच्चे इतना अच्छा कर सकते हैं ना तो आप भी कर सकते हो। और हाँ, एक चीज मैंने हाईलाइट करी थी ना कि बिग फोर की आर्टिकल्स वाला बच्चा, बिग फोर की आर्टिकल्स वाला बच्चा, उसकी वैल्यू अलग ही होती है, नेक्स्ट लेवल होती है। उसको कपड़े पहनने की तमीज भी सिखाई जाती है, टाई पहनने भी सिखाया जाता है। क्योंकि आप अगर लेट से फर्ग्यूसन्स में हो और आप उसके किसी क्लाइंट पर जा रहे हो, तो वो आपको बोलेगा भाई तुम हमें रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उससे भी एक वैल्यू क्रिएट होती है। तो एनीवेज, बताने का मकसद ये है कि अगर तुम आज से एफर्ट करोगे, अगर इन लोगों ने किया, अगर मैं बैठा हुआ हूँ, मेरी 6-7 अभी पोजीशंस मैंने गिनवा दी, अगर मैं कर सकता हूँ, अगर ये कर सकते हो तो तुम भी कर सकते हो। और तुम्हें अगर बिग फोर में जाना है तो आजकल कंपटीशन ऐसा है कि तुम्हें कैफ लेवल पर कोशिश करनी होगी। पीआरसी में तो नहीं आता, लेकिन पीआरसी से अपने आपके स्किल्स को पॉलिश करो। कैफ में तुम्हें कोशिश करनी होगी एक नेशनल पोजीशन उठा लो।
जिस तरह से मैं अपना बताता हूँ, मैं ईवाई में मैंने जिंदगी में एक ही इंटरव्यू दिया और एक ही जगह नौकरी करी है, वो है ईवाई। तो मैं जब गया था ना, तो मैंने जब अपनी प्रोफाइल, आप अपनी सीवी रखते हो ना कि भाई मैंने ये पढ़ा है या इतनी अटेम्प्ट में पेपर निकले, तो उस पर जब नेशनल पोजीशन थी ना, उसका एडवांटेज मुझे मिला था। आप जब फर्ग्यूसंस में या कहीं अप्लाई करने जाओगे तो ऐसा थोड़ी है कि 30 बच्चों ने ही अप्लाई किया और 30 बच्चों को ही उन्होंने सेलेक्ट करना है। हजारों बच्चे अपनी सीवी फेंकेंगे, उसमें से वो 100 उठाएंगे, 50 का इंटरव्यू लेंगे, 25 को रखेंगे। तो भाई ऐसा क्या हो आपकी सीवी पर कि जो वो उठाएं? यही तो चीजें होती हैं। अगर लेट से वो ये देखेंगे कि अच्छा यार आईकेएफ ने इस बच्चे को 2 मेरिट्स दिए थे, नेशनल पोजीशंस दी थी, तो यार इस बच्चे को तो बुलाओ, इसका इंटरव्यू तो ले ले एटलीस्ट। वो आपको चांस चाहिए ना, समझ रहे हो? जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में 11 लोग खेलते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी वही 11 है। कितने लोग डोमेस्टिक खेल कर रिटायर हो जाते हैं बेचारे, उनको चांस ही नहीं मिलता। कोई एक्सेप्शनल काम करोगे तो हाईलाइट होगे ना। पीएसएल में मैन ऑफ द सीरीज डिक्लेयर हो गए, तो उन्होंने बोला वाह यार ये तो सारे मैचेस में पीएसएल की परफॉर्म किया, चलो इसको चांस दो, एटलीस्ट टीम के साथ भेजो। बात समझ रहे हो? तो ये वही वाली बात है कि आपकी कोई एक एक्सेप्शनल चीज होगी। और देखो इस चीज से बिल्कुल फिक्र नहीं करना कि भाई मैं तो जो है वो इंटीरियर से जो है वो 500 रुपये देकर मैंने, यार मोबाइल रख दो काइंडली, मोबाइल रख दो। ऐसी फिक्र नहीं करना मैंने जो है ना वो 500 रुपये का नोट चिपका कर और जो है ना वो सारे आंसर कॉपी पेस्ट कर कर पास किया है। अगर कोई इंटीरियर इंटीरियर वाला है जिसने इंटर मैट्रिक में पढ़ाई नहीं करी है, ये फिक्र नहीं करना। यहाँ पर तुम जीरो पर खड़े हुए हो, तुम्हें यहाँ आज के दिन से अपनी मेहनत का आगाज करना है, स्टार्ट करना है। बात समझ रहे हो? ठीक है। बिग फोर तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, ताकि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बिग फोर ना मिले तो फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th फर्म में तो चले जाओ। हमारे टाइम पर कैफ या मॉड्यूल डी के बाद आर्टिकल्स होती थी, मॉड्यूल डी जो है वो करने वाले 450 लोग होते थे। आज आपको पता है पिछली अटेम्प्ट में कैफ कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया? हर चीज में कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है ना, बताओ, गेस करो। मैंने शायद 2012 या 13 में अपना मॉड्यूल डी की क्लियर किया था, 11, 12, 13 यूं कुछ होगा। तब सिस्टम थोड़ा सा अलग था, लेकिन तुम समझ लो कि तब 450, 500 लोग पास हुए थे पिछली कैफ की अटेम्प्ट में। एक वाइल्ड गेस करो, क्या बोलते हो, 1000 में होंगे? 1700। कितने? 1700। यार आउट ऑफ, तो मुझे टोटल नहीं पता, मुझे ये पता है कि कैफ कितने लोगों ने पिछली अटेम्प्ट में क्लियर किया। ठीक है, होंगे तो बहुत सारे, 10-15 हजार बच्चे तो होंगे आराम से, उससे ज्यादा ही होंगे शायद। 1700 बच्चों ने कैफ किया। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1700 बच्चों में से, अच्छा, 700, 800, 600 तो ऐसे होंगे कि जिन्होंने लेट लेट कर आराम से मजे कर 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 5-6 साल में किया होगा, उसको तो फर्ग्यूसन बुलाएगा ही नहीं, उसको बोलेगा सीवी भी नहीं दो, सीवी देने में नहीं आओ। जिन बच्चों ने एक रीजनेबल टाइम के अंदर कैफ किया है ना, उनको बोलेगा सीवी दो। लेट से 1700 में से 1000 ने सीवी दी होगी, या 800, 700, 750 ने सीवी दी होगी। तो आपकी सीवी उन 750 में से ऐसी नजर आए ना फर्म के पार्टनर को, एचआर डिपार्टमेंट को, बिग फोर ऑडिट फर्म के, कि यार हाँ यार इसको तो बुलाओ, एटलीस्ट इंटरव्यू तो लो। समझ रहे हो बात को? तो दो चीजें जरूरी हैं, एक तो कुछ एक्सेप्शनल करना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर तो ये फील्ड, आप मेहनत अगर नहीं कर सकते, ये फील्ड आपके लिए नहीं है, सॉरी। दूसरी चीज, विद इन अ रीजनेबल टाइम आपने पास करना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सितंबर में एक पेपर कैफ का दे रहे हो, फिर अगले मार्च में एक पेपर कैफ का दे रहे हो, आपका पीआरसी जो है वो 6 महीने, 8 महीने, साल बाद कंप्लीट हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। आपका टारगेट ये होना चाहिए, अभी बैठकर जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से पीआरसी और कैफ 1.5 से 2 साल का माइंड बना लो। फिर कैसे होगा, मैं अभी सारी चीजें डिस्कस करता हूँ। ये नोट कर लो अपने पास, ये जो बातें अगर रजिस्टर आप लोगों के पास है, तो जो की बातें मैं कह रहा हूँ ना कि इंटरव्यू में कहाँ जाना है, किस फर्म में जाना बेहतर है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी नोट करें, किस फर्म में जाना बेहतर है, किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए कि हमें कोई ऑडिट फर्म बुलाएगी,
क्योंकि देखो ये तुम उस स्टेज पे खड़े हुए हो कि अभी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ, और तुम अपनी जिंदगी इतनी बेहतर बना सकते हो, इतनी अच्छी बना सकते हो कि तुम्हारी सोच भी नहीं है वहां तक। मेरे बहुत सारे दोस्त बाहर जाकर महीने के लाखों कमा रहे हैं, मतलब लाखों में भी ऐसा नहीं, 2 4 5 लाख, 20 25 30 लाख भी तुम महीने के कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें ये 3 4 साल 5 साल तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। ठीक है, जो बातें मैंने अभी तक कही वो आप अपने हिसाब से अपने पास लिखें, रजिस्टर में नोट करें प्लीज। जो बातें करी कि भाई मुझे पीआरसी कैफ 1.5 2 साल का टारगेट बनाना है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं, मुझे कोशिश करनी है अपनी, बाकी अल्लाह के हाथ में, लेकिन मुझे अपनी कोशिश करनी है कि पीआरसी में तो मेरिट नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट कैफ लेवल पर एक आधा नेशनल पोजीशन, एक आधा मेरिट पिक करना है, ताकि मैं स्टैंड आउट करूं। ऐसा नहीं है कि नहीं करूंगा तो दुनिया खत्म हो गई, लेकिन करूंगा तो फिर तो बहुत बड़ी बात है ना। जिस तरह से पीएसएल में मैन ऑफ द सीरीज बन गया तो पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन होना 90% चांसेस है, एक चांस तो मिल ही जाएगा खेलने का, बात सारी है। सही है। जो चीजें मैंने आपको बताई, मैं वापस से ये वर्ड की फाइल जो है ना, जो डॉक्यूमेंट आपके सामने मैं पूरा गो थ्रू कर रहा हूँ, ये मैं आप लोगों से शेयर भी करूंगा, ताकि आप लोग जब घर पर जाकर दोबारा से इस रिकॉर्डेड लेक्चर को देखो, ये यूट्यूब पर लग जाएगा लेक्चर अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है, लेकिन ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ आगे की क्लासेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आज का दिन है। आज के दिन, आज की प्लानिंग और आगे आने वाले 1.5 2 साल में आपने क्या करना है। सही है। तो ये कुछ मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैंने आईक्यू के बारे में बताया, मैंने जो है वो अपने पास्ट रिजल्ट्स बताया। अच्छा, ये सिर्फ मैंने क्वांटिटेटिव मेथड्स तक रखे ताकि हमारी थोड़ी सी रेलेवेंट डिस्कशन हो, उसके अलावा भी बहुत सारे पेपर्स हैं जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ। अच्छा, अब आईक्यू के रिजल्ट शायद यहाँ पर इतना क्लियरली नजर आ रहे हैं आप लोगों को, परसेंटेजेस पढ़ी जा रही हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, हाँ जूम भी कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, ये आईक्यू के कुछ नताइज हैं। सही है ना। मैंने 3 अटेम्प्ट के आप लोगों के सामने रिजल्ट्स रखे हैं, सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि कितने बच्चे अपेयर होते हैं, कितने पास होते हैं, क्या पासिंग रेशियो है। अच्छा, अब यहाँ पर ये नोट करें सर, ऐसा क्यों है कि पीआरसी तो हम सबको 5 पेपर देने तकरीबन, और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग तो बहुत सारे बच्चों का एग्जेम्प्ट होता है। दूसरे पेपर्स में तकरीबन 600 बच्चे हैं, उसमें 1000 क्यों अपेयर हुए। सोचो, अपने दिमाग को धक्का लगाओ, बताओ क्यों ऐसा हो रहा है कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग तो एग्जेम्पशंस भी होती हैं उसमें, पता है ना बच्चों की। तो अपियर होने वाले बच्चे क्या होने चाहिए, कम। हाँ, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पेन है। अगर मैं पूछूं ना पीआरसी में कौन सा पेपर सबसे ज्यादा रुकता है, तंग करता है, वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर है। और ये आपके सामने है रिजल्ट, ये मेरे घर के बनाए हुए नहीं है। आईकेप की वेबसाइट पे जाओ, स्टूडेंट्स पे जाओ, एग्जाम रिजल्ट्स में जाओ, आ जाएगा सामने। और यहाँ पर भी पासिंग रेशियो कितना आ रहा है, 37 लोएस्ट है। जरा गौर से सोचो यार, इस पेपर में तो वो बच्चे हैं जो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार पेपर दे रहे हैं। तो इसका मतलब वो तो 3 के बजाय 6 और 9 महीने भी पढ़ चुके होंगे, दूसरी तीसरी बार पेपर दे रहे हैं, फिर भी पासिंग रेशियो लोएस्ट है। तो एक ये खतरनाक पेपर है पीआरसी का। अगर मुझसे कोई पूछता है ना, मैं बोलता हूँ भाई ये बहुत खतरनाक पेपर है। तो सर इसका हल हल भी मैं बताऊंगा क्वेश्चन आंसर सेशंस में। हल इसका बड़ा आसान है, ठीक है ना, वो भी बता दूंगा। दूसरा पेपर कौन सा खतरनाक लग रहा है, अगर आप देखो दूसरा कौन सा पेपर खतरनाक लग रहा है, लोएस्ट पासिंग रेशियो वाले 2 पेपर पिक करो। पीआरसी 2 क्वांटिटेटिव मेथड्स 47%। 47% का क्या मतलब होता है, अगर लेट से 25 बच्चे एक बैच में, 12 फेल, 12 13 फेल। सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं। भाई मैं ऐसा ही बोलता हूँ, जो हकीकत है वही बोलूंगा ना। तो सर क्या जानबूझकर आए कि फिर कहते ऐसा नहीं है, इस परसेंटेज की रिफ्लेक्शन कर रहा हूँ, तुम सब पास हो सकते हो, क्यों नहीं हो सकते हो भाई। मेरे तो 25 बच्चों की क्लास में, मैंने बोला ना कि मेरी एक ही क्लास में 2 नेशनल पोजीशंस थी, तो फेल तो उस क्लास में शायद ही कोई बात था। लेकिन इस तरह की ये स्पीचेस भाषण में करता रहता हूँ, इससे तुम लोग जो है ना वो मोटिवेटेड रहते हो कि हाँ भाई, ये एक बंदा होना चाहिए ना ट्रैक पे लाता रहे, मैं पढ़ा कर निकल जाऊं
तो ट्रैक पे कौन लाएगा? तो मैं ये काम बहुत करता हूँ, तो तुम लोग जो है वो ट्रैक पे रहोगे, याद आएगा ना यार, अच्छा भाई सर ने क्लास में ये पॉइंट्स बोले थे कि यार फॉर्म में जाना है, जल्दी करना है, ये है वो है। अच्छा देखो, इसका मतलब ये हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि इस रिजल्ट के हिसाब से PRC 2 PRC 4 एक ट्रबल पेपर्स है। बाकी का पासिंग रेशो भी ऐसा नहीं होता 70 80 90% हो, 10 में से 9 बच्चा पास हो जाए, लेकिन मेहनत करोगे पास हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है या बहुत ज्यादा कोई जान माननी पड़ेगी। ये भी आप अपने पास नोट करो, अक्टूबर 2023 का वर्स्ट बेस्ट पेपर लिख लो अपने पास। ऑल्दो मैं ये डॉक्यूमेंट आपको दूंगा, लेकिन घर जाकर ऐसा आपको टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा माहौल नहीं मिलेगा कि आप उसको नोट कर रहे हो, आप लोग लिख रहे हो। एक चीज ये हो गई। इसी तरह से अक्टूबर के बाद, अच्छा पहले PRC के पेपर हर महीने होते थे, अब हर 2 महीने वाली पॉलिसी हो गई है। तो अक्टूबर के बाद मैं आपको नवंबर के रिजल्ट्स दिखाता हूँ। देखिए ये नवंबर के रिजल्ट्स हैं। अगेन ये रिजल्ट्स आपको डराने के लिए हरगिज नहीं है, ये आपको मोटिवेट करने के लिए है कि भाई आप पढ़ो। अगर मैं नवंबर के रिजल्ट्स की बात करता हूँ जनाब, तो नवंबर में क्या हो रहा है? नवंबर में आपके पास जो है वो अगेन अकाउंटिंग कितना, 38%। ठीक है। और उसके बाद ये देख रहे हो वापस से ये दो पेपर्स, वर्स्ट पासिंग रेशियो, उसकी मुख्तलिफ रीजन है और उसके मुख्तलिफ सोल्यूशन है, वो देखते हैं। पहले हम पासिंग रेशियो देख लें। बेस्ट में आपके पास जो है वो BWCS है, इकोनॉमिक्स है, और इंट्रोडक्शन टू बिजनेस यानी कि ITB है। अगेन दिसंबर 2023 देख लेते हैं, एक और अटेम्प्ट जो सबसे रिसेंट है, पिछले महीने का रिजल्ट। अगेन देखो भाई, सबसे बुरे पासिंग रेशियो वाले क्या पेपर्स हैं? हाँ हाँ, देख रहे हो भाई? तो ये सारी चीजें ये है कि यार मुझे मेरी प्लानिंग हो ना, मुझे क्या, कहाँ, अगर मेरे पास 5 घंटे हैं, एक बच्चा बोलता है सर मेरे पास 5 घंटे, उसके बाद गाइडेंस नहीं है, वो क्या सोचेगा? 1 घंटा PRC 1 पढ़ता हूँ, 1 घंटा PRC 2 पढ़ता हूँ, 1 घंटा PRC 3 पढ़ता हूँ, 1 घंटा PRC 4 पढ़ता हूँ, 1 घंटा PRC 5 पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं करना। आपने 1.5 घंटा PRC 2, 1.5 घंटा PRC 4 को देना, और बाकी 2 घंटे में तीनों निपटा देने 40 40 मिनट में। ये प्लानिंग होती है। वहां पर एफर्ट करना जहां पर रिस्क ही नहीं है, कोई लॉजिक नहीं बनाता। बात समझ रहे हो? तुम एक गेटेड सिक्योरिटी वाली कम्युनिटी में रहते हो, कैमरे लगे हुए हैं, और फिर भी तुमने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है, तो सिक्योरिटी गार्ड की कोई यूटिलिटी नहीं है। हाँ, तुम ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे गेट शेट नहीं है, गेटेड कम्युनिटी नहीं है, कैमरे नहीं है, चोरियां ज्यादा होती है, वहां सिक्योरिटी गार्ड की यूटिलिटी बनती है, उसका फायदा होता है। तो आपने ये देखना होता है, आपने हमेशा अपनी जिंदगी में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है। अगर एक चीज से 2 रुपए का फायदा आ रहा है लेकिन 10 रुपए जेब से जा रहे हैं, तो आपने कोई अच्छा डिसीजन तो नहीं लिया। अगर एक पेपर 2 घंटे पढ़कर पास हो सकता था, आपने उसके लिए 10 घंटे लगा दिए, और जो 10 घंटे पास हो सकता था पढ़ने के लिए 10 घंटे लगाने थे, वहां 2 घंटे लगाए। तो ये आपका कोई अकलमंदी का फैसला तो नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? अगर आपके लिए लेट से हफ्ते में लेट से 5 दिन या 6 दिन आपके पास हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना एक एक दिन सबके लिए रखती है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए आप आधा आधा दिन रखकर एक दिन पूरा कर लो, जो आपको पता है उसमें रिस्क नहीं है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे रुक गया, अल्लाह ना करे रुक गया, तो फिर भी अगली अटेम्प्ट में कर लूंगा। वो पेपर तो निकालूं जिसमें लोगों की 2 2 3 3 4 4 5 5 अटेम्प्टें लग रही हैं। ऐसा होता है सर? होता है, अनफॉर्चुनेटली होता है। ठीक है। अच्छा अब देखो हमारे दिमाग में क्या, वापस से समराइज करते हैं। सबसे पहले मेहनत तो करनी है, दूसरा कोशिश करनी है कि मेरिट वगैरह आ जाए, तीसरा 1.5 से 2 साल का टारगेट बना लेना है PRC कैफ का, चौथा PRC 2 और PRC 4 ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसका ICAP का ऑफिशियल पासिंग रेशियो बहुत कम है, उसमें ज्यादा वक्त लगाना है। अब मैंने आपके सामने एक प्लानिंग रखी है। अच्छा आप लोगों को पता है आप लोगों के कैफ के पेपर्स कब कब होते हैं? सितंबर में और मार्च में। अच्छा आप लोग अभी क्या, इसको नहीं देखो ऐसे ही जहन क्या बना के आए थे कि PRC कब तक कर लेना है? जुलाई में में नहीं। अच्छा अभी हम जनवरी में हैं।
सही है ना। अगर मैं 100% फिजिकल क्लासेस की बात करूं ना, यानी कि आप हर सब्जेक्ट की क्लास आकर कैंपस पर लोगे, सुबह उठोगे 7 बजे, नाश्ता वाश्ता करोगे, तैयार होगे, घर से निकलोगे 8 बजे, यहाँ पहुंचोगे 9 बजे, क्लासेस ओवर होंगी तो हो रहे होंगे 5 6, माइंड को फ्रेश करने के लिए आधा घंटा नीचे पट्टी शट्टी खेलोगे, 7 8 बजे घर पहुंचोगे, तो पढ़ोगे कब? सर संडे को सैटरडे को पढ़ लूंगा। बेटा दूसरे भी थोड़े होंगे ना काम, अम्मा अब्बा भी बोलेंगे बेटा ये काम कर दो, वो काम कर दो। तो टेक्निकली ये याद रखना कि अगर आप 100% फिजिकल क्लासेस पर जाते हो तो आपका पीआरसी 2 3 महीने में खत्म नहीं होता। जिस तरह से पीआरसी 2 है, पीआरसी 2 में आपको पता है कितने चैप्टर्स हैं? 15 चैप्टर्स हैं। 6 मैथ्स के, 9 स्टैट्स के। इंटर में अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ का सिलेबस बन जाएगा, या 15 से कर दो मल्टीप्लाई। सही है। इंटर में टीचर आता था ना, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता था, a+b² इज इक्वल टू a² +2ab+b²। फिर बोलता था ये लो सर 10 सवाल करो इसको सॉल्व। तुम कर रहे होते थे, 40 मिनट पूरे होते थे, टीचर बोलता था क्लास ओवर हो गई। यहाँ तो भाई 2 घंटे की क्लास तो अभी छोटी क्लास है, 3 4 और 6 घंटे की क्लासेस होंगी। पहली चीज याद रखो, जैसे कि मैंने कहा कि भाई तुम्हें 1.5 से 2 साल में मैक्सिमम पीआरसी कैफ कर लेना है, उसके लिए ये बात बहुत जरूरी है कि तुम मार्च में पीआरसी का कोई ना कोई पेपर दे दो। सर मार्च में? हाँ तो क्या हुआ मार्च में? कैसे? देखो, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, मिड। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का पेपर है, सर एवएस। मैं लिटरली कहता हूँ, अभी पीआरसी में अगर कोई बहुत मेहनत करने वाला टीचर है ना तो वो सर अवैस कासमानी है। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में मैं रिकमेंड कर, देखो फैसला तुम्हारा है, मैं तुम्हें गाइडेंस दे सकता हूँ, या मैं जो होता अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, 10 12 13 साल मैंने बच्चों को भी देखा है, खुद भी उसी सीट से आया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बीकॉम शीकॉम या बीबीए या कोई और डिग्री कर रहा था और यहाँ पे पढ़ाने आ गया सी है। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कहूंगा कि आपको मार्च में 2 पेपर्स दे देने चाहिए। एक तो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में सर अवैस कासमानी की स्मार्ट क्लासेस उठाओ, 30 से 40 घंटे के लेक्चर्स होंगे। अगर रोज 4 घंटे पढ़ लो 10 दिन में हो जाएगा। और तुमने कोई मल्टीप्लाइड बाय 1 पर तो देखना नहीं है, जब तुम ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे तो वो मल्टीप्लाइड बाय 1.5 या मल्टीप्लाइड बाय 2 पर देखोगे। जो सच बात है, समझ आ जाता है उसमें भी। आप वीडियोस वगैरह भी देखते हो, क्या करते हो? मल्टीप्लाइड बाय 2 पे ही देख रहे हो। तो आपने समझना, बुक की रीडिंग करनी है। सर अवैस तकरीबन 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 रोज ऑनलाइन क्लास देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व प्रैक्टिस की, अटेंड करो। 15 से 20 दिन में इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का पेपर बआसानी तैयार हो सकता है, बआसानी। दूसरा है आपका, एक मिनट मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, बस 1 मिनट दे दो। दूसरा है बीडब्ल्यूसीएस। बीडब्ल्यूसीएस का सिलेबस बड़ा नहीं है। बुक्स आपने परचेज करी? अच्छा, बुक्स आप लोग जो है वो परचेज कर लो। देखो अब तो आ गए ना मैदान जंग में हो अब तुम। बीडब्ल्यूसीएस के सिलेबस में मेरे ख्याल में 5 या 6 टॉपिक्स हैं, ठीक है। और वो भी मेरे ख्याल में 15 या 20 घंटे की स्मार्ट क्लासेस। उसके अलावा 2 3 बार आपने जो है वो अपने टीचर से कंसल्ट किया। ये दो वो पेपर्स हैं, मैं समझूंगा वो बच्चा बेवकूफ होगा जो मार्च में ना दे। आप अभी जनवरी की 15 16 तारीख पर हो, आपके पास आधा जनवरी है, आपके पास पूरा का पूरा फरवरी है, आपके पास मार्च के 15 दिन है। यानी कि कितने दिन है आपके पास? तकरीबन तकरीबन 60 डेज है। सही है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आज शायद आप कंसिडर नहीं कर रहे हो ना, वो ये है कि अगर मैं मई में पेपर दूंगा ना तो 10 मार्च से लेकर तकरीबन 10 अप्रैल तक रमजान आएगा, फिर ईद आएगी, फिर बकरा ईद भी उसके आसपास कहीं फॉल कर रही होगी।
तो मार्च में तो आइडियली 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 PRC 1 और PRC 5 तो आपने किल कर देना है, खत्म कर देना, फिनिश कर देना, वाइंड अप कर देना। और मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा जो इम्पॉसिबल हो। हाँ, अगर तुम ऑन कैंपस क्लासेस लोगे तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्या होगा, ऑन कैंपस क्लास लोगे तो जो टीचर होगा वो ऐसा तो नहीं है ना, वो बोल दे बेटा मैं आ जाऊंगा सुबह 9 से शाम 6, 10 दिन में खत्म करेंगे। वो बोलेगा भाई मेरी हफ्ते में मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 1.5 घंटे की क्लास होगी, या मेरी ट्यूसडे थर्सडे 2 दिन 2-2 घंटे की क्लास होगी, तो मैं आपको जो है ना 15 दिन में तो पढ़ा ही नहीं सकता, चाहते हुए भी नहीं पढ़ा सकता, मुझे दूसरी जगह पे भी क्लासेस लेनी है, मेरी दूसरी कमिटमेंट्स भी हैं। तो मैं जो है वो आपको कोर्स जो है वो 2.5-3 महीने में खत्म करवाऊंगा, वो भी जल्दी बात हो। उसके बाद अगर ऐसा होगा तो फिर मार्च किया, मार्च के बाद अप्रैल में पेपर नहीं होना, मई पे बात चली जाएगी। तो ये तो मेरा मई तो मैं कहता हूँ भाई बेवकूफ़ी होगी कि अगर आप PRC 1 और 5 मार्च में नहीं दे रहे हो। आप अपने टीचर से कंसल्ट करो, एडमिन से कंसल्ट करो, आज आप स्मार्ट क्लासेस का एक्सेस लेकर जाओ। यकीन मानो अगर सीरियस हो, अगर ये डिसाइड कर लिया है कि CA करना है, तो फिर अब आगे सोचना कैसा। आप एक दिन में या एक चैप्टर PRC 1 का, एक चैप्टर PRC 5 का कर सकते हो आसानी। ठीक है, ये मेरी रिकमेंडेशन है। हाँ, मैं बताता हूँ गाइड करता हूँ, रुक तो जाओ। एक मिनट मैं इस बात को, प्लानिंग को पूरा डिस्कस कर लूँ, फिर आपको जो है वो आपके क्वेश्चंस ले लूंगा, ठीक है। अच्छा, मई में फिर क्या करें? मई में आप बाकी 3 पेपर्स दो, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग और मैथ्स। तो सर क्या अभी मैथ्स और क्यू आइए पढ़े ही नहीं? मैं ऐसा नहीं कह रहा। आप क्या करो, आप 1 घंटा अकाउंटिंग का रख लो, 1 घंटा मैथ्स का रखो, 1 घंटा इकोनॉमिक्स का रखो, ये हो गए 3 घंटे। आप 2.5 घंटे ITB के रखो और 2.5 घंटे इंग्लिश के रखो, ये हो गए 5 घंटे। सीधी सीधी 8 घंटे की आपकी एक प्लानिंग बन गई। देखो आप क्या करो कि आपका मार्च में अगर आपने लेट से पेपर देना है ना, अगले जो 45 डेज होने चाहिए ना आपके, देखो आप समझ लो जनवरी के 15 दिन, ठीक है ना, जनवरी के आपके 15 दिन, और फेब के तकरीबन 30 लगा लेता हूं, 1-2 दिन मार्च के, कितने हुए? 45 डेज हुए। इन 45 डेज की सर मेरी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? इन 45 डेज की आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि 2.5 घंटे आपने पढ़ा PRC 1, 2.5 घंटे आपने पढ़ा PRC 5, 1 घंटा आपने पढ़ लिया PRC 2, 1 घंटा पढ़ लिया 4, और 1 घंटा पढ़ लिया PRC 3। कितने हो गए? 8 घंटे। वो जो 2 पेपर्स हैं जो तुम्हें मार्च में देना है उस पर 2.5-2.5 घंटा रखो। जो पेपर्स तुम्हें मई में देना है उसको साथ साथ चलाओ, लेकिन कम पढ़ो। ऐसा आप 45 दिन करो। 1 मार्च वाले दिन जब तुम देखोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा PRC 1 का सिलेबस 100% कंप्लीट है, तुम्हारा PRC 5 का सिलेबस 100% कंप्लीट है, और जो तुम्हारे 2, 3 और 4 है वो 20% कंप्लीट है। फिर मार्च के जो शुरू के 10 दिन होंगे या 15 दिन होंगे, उसमें 5 का और 1 का रिविजन करो। रिविजन भी करना होगा ना, एक बार पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, आखिरी 10-15 दिन तो फिर दूसरे सब्जेक्ट साइड पे कर दिए आपने। 15 दिन मार्च के जो है, अब आ गया मार्च। मार्च में आपने जो है ना वो 1 और 5 को 15-20 दिन लगा करना वाइंड अप कर दिया, पेपर भी दे दिया, रिजल्ट भी आ गया, क्लियर भी हो गया, टेंशन भी खत्म हो गई, 5 के बजाय 3 पेपर्स रह गए। फिर आपके पास होगा क्या? मार्च का एंड होगा, उसके तकरीबन 5-6 दिन होंगे, अप्रैल पूरा होगा, ठीक है। मई के मिड में अगर पेपर्स होंगे तो मई के शुरू के 10-15 दिन होंगे, यानी कि अगेन आपके पास कितने दिन होंगे? ये नोट कर लो, ये चीजें लिख लो अपने पास, प्लानिंग लिख लो। कितने दिन होंगे? 50। अच्छा, इकोनॉमिक्स जो है ना, 1-1 घंटा ही पढ़ते रहोगे ना, मई तक हो जाएगा। इतना इकोनॉमिक्स इतना नहीं है रिस्की ना। इन 50 दिनों में आपने अकाउंटिंग और QM को देने होंगे 5-5 घंटे, वहां पे फिर पढ़ना ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ,
क्योंकि बीच में फिर छुट्टियां भी आएंगी ना, बड़ी रातें होंगी, ईद होगी, है ना, या कोई और इवेंट वगैरह हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई शायद शायद मे भी शायद मुहर्रम हो या कुछ हो शायद, या एक्स वाई जेड। एक बंदा अपनी सेफ्टी भी रखता है ना, या 50 में से सारा दिन ऐसे थोड़ी है कि एक ही जैसे गुजरेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें फैमिली के साथ कोई मसरूफियात होंगी, अल्लाह ना करे कोई हादसा या बुरी चीज कोई हो गई, अल्लाह ना करे, उसमें दिन जाया होंगे, है ना। तो इनिशियली ये मैं आपको एक इनिशियल आइडिया दे रहा हूँ, फिर आप अपना घर जाकर अपना प्लान बनाओ। अब क्या होगा, अब आप मई में पेपर दे दोगे, ठीक है, या तुम वापस मोबाइल उठा रहे हो, अच्छा पिक्चर ले रहे हो, सही है। अच्छा, मई में अगर आपका पीआरसी क्लियर होगा तो आप सितंबर में कैफ दे सकते हो। मई में अगर पीआरसी वाइंड अप होगा तो सितंबर में कैफ दे सकते हो। बताता हूँ, मई में अगर आप पीआरसी क्लियर कर लोगे ना तो फिर सितंबर में कैफ के पेपर्स आप दे सकते हो। अगर आप जुलाई में पीआरसी देते हो तो पेपर के 15 दिन बाद रिजल्ट आता है, और अगर मिड ऑफ जुलाई में पेपर शुरू होते हैं तो उसका रिजल्ट अगर अगस्त में आता है तो जो आपके कैफ के जो फॉर्म्स जाने होते हैं ना पेपर के एड में, वो पेपर फॉर्म जो आईकेप लेता है कि भाई बच्चे ने पेपर देना, उसकी डेडलाइन गुजर चुकी होती है। ठीक है, तो जुलाई तो आप भूल ही जाओ अपनी जिंदगी से, अगर कोई ये सोच कर आया था और दिल में रखा था उससे भूल जाओ। दूसरी बात, पेपर ब्रेक करने का क्या फायदा सर अगर पांचों मई में दे दे। कोई ऐसा भी होगा जिसकी ये चाहत होगी सर से ये भी पूछूं। भाई पेपर होते हैं एक ही साथ, ऐसा नहीं होता कि एक महीने में बटे हुए, 6 7 8 दिन होते हैं जिसके अंदर पेपर होने होते हैं। मिसाल के तौर पर 16 मई को पेपर शुरू हुए ना, तो 25 मई तक पेपर सारे के सारे, वो भी ज्यादा बता रहा हूँ, खत्म हो जाएंगे। अब होगा क्या, लेट से तुम्हें 5 पेपर्स एक साथ देने हैं, तुम मुझे बताओ, लेट से एक बच्चे को डेट्स जो मिली पेपर देने के लिए वो मिली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। मंडे को पेपर देने गया, घर आया, ट्यूसडे को देने गया पेपर दूसरा, घर आया, वेडनेसडे को पेपर देने गया, घर आया, थर्सडे फ्राइडे को एग्जॉस्ट नहीं हो जाओगे। 5 पेपर क्यों तुम्हें शौक है एक साथ देने का, जब आईकेएफ ने एक फैसिलिटी दी है। तुम एक दिन में अकाउंटिंग रिवाइज नहीं कर सकते हो, तुम एक दिन में क्यूएम रिवाइज नहीं कर सकते हो, ये भी तो रीजन है फेल होने की। बच्चे सोचते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। बच्चे सोचते हैं यार एक साथ सब खत्म करूंगा, फिर एक साथ सब रिवाइज करूंगा, फिर एक साथ सारे पेपर दूंगा। भाई वो इंटर में होता था, मैट्रिक में होता था, यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करनी पड़ेंगी। आप 5 दिन एक साथ पेपर देने जाओगे, मसला आपके लिए हो जाएगा। दूसरा मसला, सीट्स खत्म हो जाती है। आईक्यू के ही कुछ बच्चे हैं, अभी पिछली अटेम्प्ट में क्या हुआ, 2 पेपर की सीट नहीं मिली। होता है ना, कल करा लेंगे बुक, परसों करा लेंगे बुक, अभी तो सीट्स खोली हैं आईके अपने। हैदराबाद में गए पेपर देने, 2 पेपर कराची में दे रहे हो, 2 हैदराबाद में दे रहे हो। कितनी ख्वारी हुई, फजूल की ख्वारी है ना, फजूल की पंचायत है। दूसरा, बहुत सारे बच्चों को तो परमिशन भी नहीं मिलेगी कि भाई जाओ हैदराबाद जाकर पेपर देकर आ जाओ। 3 दिन वहां पर रुकोगे कहाँ, खाओगे पियोगे कहाँ, होटल का खर्चा अलग, आने जाने का अलग, पेरेंट्स परेशान होंगे वो अलग। है ना। तो अपनी तुम क्या करो, मैं अगर होता, देखो मैं तुम्हें मशवरा दे सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, फैसला तुम्हारा अपना है। मैं अगर होता तो आइडियली मैं स्मार्ट क्लासेस पर जाता, उसमें कोर्सेज कंप्रेस हुए हुए जल्दी खत्म होते हैं, और मुझे ये भी पता है कि मेरे पास 6 महीने नहीं है, मुझे अगर अच्छी फॉर्म में लैंड करना है, मुझे पेपर्स इस वक्त खत्म कर लेने चाहिए, ताकि सितंबर में मैं कैफ का ग्रुप ए दूं। अच्छा सर कैफ का ग्रुप ए, अब सवाल ये आएगा कि सर सारे पेपर्स कैसे दे दे कैफ के ग्रुप ए के। मैं सारे पेपर्स देने की बात नहीं कर रहा। अगर तुम मई में खत्म पीआरसी से छुटकारा हासिल कर लेते हो, तुम्हारे पास क्या होगा, जून जुलाई अगस्त, तो तुम चारों तो ग्रुप ए के शायद नहीं दे सको, लेकिन तुम ऐसा तो कर सकते हो ना कि 2 तुमने ग्रुप ए के पेपर दे दिए और तुमने अपने हैंड्स ऑन कोर्सेज कर लिए। पता है ना, हैंड्स ऑन कोर्सेज कुछ करने हैं आपने फर्म में जाने से पहले, ताकि आपका प्रेशर कुछ निकले तो।
हैंड्स ऑन कोर्सेज दो है, एक प्रेजेंटेशंस का है, एक क्या कहते हैं एक्सेल वगैरह वर्ड का, इसका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। वो दो कोर्सेज करने हैं आपने। वो इंस्टीट्यूट में सर अवैस जब आएंगे ना, उनसे आप गाइडेंस लेना, वो आपको बता देंगे, वो पढ़ाते हैं। तो ये कोर्सेज भी फॉर्म जाने से पहले करने होते हैं, अदरवाइज फॉर्म आपको एज अ ट्रेनी रजिस्टर नहीं करता। ठीक है, तो आपने ये दो कोर्सेज निपटा दिए, आपने दो पेपर निपटा दिए। देखो चीजें कम तो हुई ना, सही है ना। फिर अगली अटेम्प्ट और उससे अगली अटेम्प्ट में आपने अपना क्या फाइंड अप कर लिया। अगर कोई बहुत ही हिम्मत वाला बंदा है, या वो अपने आप को असेस करे कि नहीं यार मैं चारों दे सकता हूँ कैफ के, तो अच्छी बात है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जिन्होंने फाइनल के 5 पेपर दिए, एक अटेम्प्ट पे निकाल लिए। ऐसे भी देखे हैं फाइनल के 5 पेपर दिए, एक भी नहीं निकला। तो वो तो आपने इंडिविजुअल लेवल पर अपनी असेसमेंट करते रहना होगी, अपना इंटेलेक्ट लेवल देखना होगा कि यार पीआरसी पढ़कर मैं अब कहाँ खड़ा हुआ हूँ, या क्या मुझसे ये हो सकेगा या नहीं। वो तो केस टू केस हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक जनरल बात करूं तो आप 2 से 3 पेपर्स निकाल सकते हो। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपने मार्च और मई में पेपर दिए। सर अगर मई में पांचों देंगे, देखो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, एक आधा पेपर रुक गया। अगर मई में आपने पांचों पेपर दिए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, एक पेपर 1 मार्क से भी रुक गया, मैं कहता हूँ, तो वो पेपर होगा जुलाई में। और अगर जुलाई में वो पेपर होगा, तो फिर सितंबर की अटेम्प्ट तो गई ना, जाया हो गई ना। बात समझ रहे हो। मार्च में तुम 2 पेपर दोगे तो फायदा ये होगा कि कोई अल्लाह ना करे पेपर रुक जाता है, तो मैं उसको मई में भी कोप अप कर सकता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा बंदा जो 8 घंटे से ज्यादा दे सकता है, मैं 8 घंटे रख रहा हूँ एक नॉर्मल टाइम ना। कोई ऐसा बच्चा भी होगा जो बोलेगा नहीं सर मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। मेरे अम्मा बाप बोलते हैं कि भाई तुम पढ़ाई पर फोकस करो, दिन रात पढ़ाई करो, हमें कोई तुमसे कमाना भी नहीं है, तुमने कुछ काम भी नहीं करना है। उसके लिए तो मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि वो कोशिश करे कि मार्च में ही 3 या 4 पेपर दे दे। हो सकता है भाई, ये तुम अपने अंदर से डर निकालो, अपने अंदर से डर निकालने वाली और प्लानिंग करने वाली बात है सारी। करते ही है ना लोग, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। 5-5 हजार लोग पीआरसी जब पास कर रहे होते तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। तो सर इससे क्या फायदा होगा। इससे ये फायदा होगा बेटा कि अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मार्च में बिल फर्स्ट कोई पेपर एक आधे मार्क्स से रुक गया, तो तुम्हें तसल्ली होगी कि मई में तो अब वो गया। समझ रहे हो, अपनी मैक्सिमम यूटिलिटी पे खेला करो। अपनी मैक्सिमम यूटिलिटी पर इंसान को खेलना चाहिए। अगर उसकी कैपेसिटी 100 है तो वो 100 पर चले, 110 पे 120 पे ना चले, लेकिन ऐसा भी ना करें 99 पे या 90 पे चल रहा। तो अगर तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है, तो मैं लगता है कि अम्मा पापा ये नहीं बोलते कि भाई रोटियां बनाओ, घर साफ करो, दही लेकर आओ, पापे लेकर आओ, रात का सौदा लेकर आओ। ये नहीं बोलते कि भाई कमाने की फिक्र करो। तुम्हें यूं नहीं है कि मुझे 6 घंटे जॉब करनी है। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बोला हुआ है बेटा तू पढ़ाई पे फोकस कर ले और तू सीए बन जा, तो तुम 12 घंटे भी पढ़ सकते हो। अगर घर पे पढ़ने का माहौल नहीं है, तो नीचे आपके पास आईक्यू की लाइब्रेरी मौजूद है। आपने नोटिस किया होगा कि सुबह से शाम तक यहाँ पर बच्चे आ जाते हैं, सुबह 8-9 बजे आ जाते हैं काफी बच्चे, पीआरसी के भी आ जाते हैं। ऊपर जो नमाज एरिया उसमें भी आपने नोट किया होगा कि अभी तो आप लोग नए नए कैंपस पर आए हो, तो पढ़ने के लिए तो ये फैसिलिटी ओपन है ना। आप ऊपर नमाज एरिया में भी बच्चे 4-5-6 पीछे डिस्कशन कर रहे होते हैं। गर्ल्स के लिए गर्ल्स कॉमन रूम है, उसमें गर्ल्स बैठकर जो है वो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो आपको कोई एक बंदा चाहिए होगा, 2 लोग चाहिए होंगे, कोई माहौल चाहिए होगा। या किसी के घर पर होता है ना कि यार शोर बहुत है, घर जो है वो मेन रोड पर है, बिलफर्ड मतलब खिड़की खोलते हैं तो ट्रैफिक का शोर आ रहा होता है। या घर पर जो है वो अपना सेपरेट कमरा नहीं है भाई के साथ, या किसी के साथ शेयरिंग है कमरे की, तो वो डिस्टरबेंस होती है। या एक मजा दिल नहीं करता, कुछ लोग होते हैं सब होता है, लेकिन वो बोलते हैं भाई हम घर पे होते हैं ना तो हम लेटते हैं और बस फिर हम जो है ना रील पे रील, रील पे रील, रील पे रील, रील पे रील देखते हैं, और कैसे 3 घंटे गुजरते हैं पता नहीं चलता। तो अगर इस तरह के माहौल की जरूरत है, आप एक सस्ता सा लैपटॉप रखो, महंगा नहीं रखो, घर वाला 8-10 हजार 15 हजार वाले रख लो, जिस पर जूम चल जाए और ये पोर्टल चल जाए। पोर्टल में कोई ऐसा नहीं है कि बस वीडियो प्ले करनी है ना। इस तरह का आप छोटा लैपटॉप रख लो, हैंड्स फ्री रख लो, 400 300 400 रुपए की मिल जाती होगी, इससे महंगी तो नहीं होती होगी हैंड्स फ्री। ये आपका टोटल खर्चा है। इंटरनेट और क्या कहते हैं बिजली आईक्यू दे रहा है आपको। आप आ जाओ सुबह लाइब्रेरी में बैठो, आप और आप अपने साथ जो है वो 2-3 बंदों का बच्चों का ग्रुप बना लो कि लेट से भाई सुबह 9 बजे हम रोज आ जाएंगे,
सुबह 9 बजे आकर ना 11 बजे तक हम ये PRC 5 या PRC 1 या PRC 2 के ये 3 लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे। 11 बजे फ्रेश होने के लिए हम चाय पीने के लिए साथ बैठेंगे, आपस में सवालात अगर होंगे डिस्कस कर लेंगे। अच्छी बात यह कि सर अवैस का आसमानी कैंपस पर अवेलेबल होते हैं। PRC 5 में मसला होगा, आप उनके पास चले जाओगे, बोल दो कि सर ये सवाल करवा दें। वो शाम को रोज 6 बजे, मेरे ख्याल में 6 या 7 बजे एक टाइम है उनका, कोई 1 घंटे का वो क्वेरी सेशन रखते हैं। तो आपका PRC 5 1 तो कुछ भी नहीं हुआ। 2, 3 और 4 में भी आप यही स्ट्रेटेजी अपनाओ। आप सुबह 9 बजे आओ कैंपस, बीच में आप अपना 11-12 बजे का एक ब्रेक रखो कि भाई थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, और जो सुबह 2-3 घंटे फ्रेश पढ़ा होगा वो डिस्कस करने के लिए 3 या 4 मेरे दोस्त हैं, इनके साथ मैं डिस्कस करूंगा, चाय वाय पीऊंगा, फिर हम वापस से 2 घंटे पढ़ेंगे, फिर हम नमाज का ब्रेक लेंगे, उसमें डिस्कशन कर लेंगे। लाइब्रेरी में तो डिस्कशन हो नहीं सकती, फिर डिस्कशन कर लेंगे। इस तरह से हम जो है ना वो 3-4 ब्रेक्स लेंगे और 2-2 घंटे के 3-4 सेशंस लगाएंगे, और शाम को आधा पौना घंटा पट्टी शट्टी डब्बू खेलना और घर चले जाना। ठीक है, नमाज पढ़ने की जगह यहाँ पर है, कैंटीन कैफेटेरिया यहाँ पर है, लाइब्रेरी है, प्ले एरिया है, आप ये फैसिलिटी यूज करो। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? हाँ बोलो। जैसे भी आपने कहा मार्च में 2 पेपर दे रहे हैं, जी जी। ITV और रहते हैं, हाँ PWC है, हाँ हाँ। तभी हमने इंटर बोर्ड से किए हुए ड्रॉपिंग वाला तुम्हारे enhanced हम्म। तो अब इसकी क्लासेस फिजिकल हो जाए तो बाकी हम क्या स्मार्ट क्लासेस दे रहे हैं। अच्छा देखो, ये तुम उनके रिस्पेक्टिव टीचर से डिस्कस कर सकते हो, जाहिर है उसमें मैं इतना इनपुट नहीं दे सकूंगा। मैं तो उस जमाने में हूँ जिस जमाने में ये पेपर ही नहीं था। सही है, तो उन टीचर से पूछ सकते हो वो क्या गाइड करते हैं इस बारे में, उनकी गाइडेंस तुम ले लो, तो मेरे ख्याल में कर सकते हो। अगर सर मार्च में ITV और इकोनॉमिक्स का दे रहे हैं दे सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ तुम आइडियली, अगर देखो तुम्हारे ऊपर कोई, मैंने जो बात करी, जिम्मेदारियां हैं कोई घर की, कमाना वमाना है, आ सकते हो सुबह 9 बजे लाइब्रेरी IQ की रोज। मतलब एक बिल्कुल पक्के, ऐसे जैसे ऑफिस निकलता है ना बंदा कि भाई ये पहुंचना है, बस लेट हो गया ना तो ये मेरे लिए, मेरे पैसे कट जाएंगे। तो तुम 3 दो ना यार, तुम 2 भी क्यों देते हो? तुम एक आधा कंप्यूटेशनल उठा लो ताकि बोरियत ना हो, 2 या 4 उठा लो, और 2 तुम थ्योरी के उठा लो, ताकि जिस तरह सुबह तुम फ्रेश आए ना तो तुमने थ्योरी वाला पढ़ लिया, शाम को थ्योरी नहीं पढ़ी जाएगी, 6-8 घंटे थकन के बाद थ्योरी नहीं पढ़ी जाएगी। तो शाम का जो वक्त होगा ना वो तुम एक कंप्यूटेशनल उठा लो। ये तो मैं एक आइडिया दे रहा हूं, तुम इसको घर पर अपने हिसाब से थोड़ा सोचना कि यार क्या मैं थ्योरी में बहुत अच्छा हूं तो मैं तीनों थ्योरी के उठा लेता हूँ, क्या मेरा ये मसला होता है कि शाम के वक्त जो है ना वो थ्योरी वाला कुंडा जो है ना वो बंद हो जाता है मेरा, सही है ना, तो मैं एक कंप्यूटेशन उठा लेता हूँ। ठीक है। अच्छा जवेरिया में गाइड करता हूँ आपको, या तुम अपने हिसाब से सोचो इसको, सही है ना, मैं तो एक जनरल गाइडेंस दूंगा। अच्छा मैंने अगेन कहा ना, आइडियल क्या, आइडियल ये कि यार तुम 3 पेपर दे दो, हो जाएंगे, अल्लाह की कसम हो जाएंगे, बहुत टाइम है अगर अच्छी प्लानिंग हुई, अगर तुम डिसिप्लिन में काम कर रहे हो। लेकिन उसमें भी ये डंडी नहीं चलेगी कि एक दिन 9 बजे उठे, अगले दिन जो है ना रात को लेट सोए थे तो सुबह आंख नहीं खुली तो 12 बजे आ गए, नहीं, फिर डिसिप्लिन नहीं होगा जिंदगी में, आप कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं हो। डिसिप्लिन चलो 3 भी हो जाएंगे। एक आइडियली आप कंप्यूटेशन का उठा लो, 2 आप थ्योरी के उठा लो, सुबह आप थ्योरी पढ़ो और शाम को कंप्यूटेशन। और किसी का कोई सवाल? अच्छा जवेरी, आपका मैसेज आया था, मेरे ख्याल में मैंने बहुत डिटेल में 1.5 घंटे से यही चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप एडमिन से जरूर ले लीजिएगा, यूट्यूब पर भी लगेगी, जरूर देखना। ये आपकी, जैसे कि मैंने कहा कि सारी क्लासेस से जरूरी ये क्लास है, तो रिकॉर्डिंग जरूर देखना जो भी बच्चे लेट आए हो। हाँ बोलो। प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह हैं हाँ हाँ। स्मार्ट क्लासेस के, हम्म। वो किस तरह आपको करवाते हैं? या 2 और 4 का तो मैं गाइड कर सकता हूँ। PRC 2 और PRC 4 तो मुझे बाबा आजम के ज़माने से पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया, मैं बुकलेट भी दे दूंगा, हैंडआउट्स भी दे दूंगा। फिर मैंने ये डिस्कस किया ना कि किस तरह से PRC 4 को टैकल करना है, चलो उसका जवाब भी यहाँ दे देता हूँ। पहले PRC 4 या इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का जो पेपर था ना वो कैफ पे होता था, कैफ लेवल का पेपर था। जब AFC था ना, AFC में 4 पेपर्स होते थे, एक IT का होता था, एक मैथ्स का होता था, एक इंग्लिश का होता था, एक बिजनेस कम्युनिकेशन का होता था। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कहाँ होता था? कैफ 1 होता था। मैं अपने कोर्स में बच्चों का पासिंग रेशियो इंक्रीज करने के लिए उनको कैफ के सवाल करवाता हूँ। वो रोते हैं, बहुत रोते हैं, अभी भी बैच वाले बहुत रो रहे हैं कि सर हमारे 2 मार्क के MCQ आएंगे, आप हमें 17 मार्क्स का सवाल करवा रहे हो। मैं बोलता हूँ यही करो तुम,
तो मेरी क्या अप्रोच होती है, मेरी अप्रोच ये होती है कि बच्चे को अगर 2 मार्क्स के लिए तैयार करना है ना, उसको एटलीस्ट 15-15, 20-20 मार्क्स वाले 10 सवाल हर टॉपिक के, 5 सवाल या एटलीस्ट 3-3 सवाल करवाओ। तो मेरी ये अप्रोच होगी PRC 4 में। नंबर 1, एक तो स्टडी टेक्स्ट के बैक पे सवाल, ओ लेवल्स ए लेवल्स के पास पेपर्स जिसमें MCQs हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और साथ में आईकेप के, जब आईकेप का ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर कैफ लेवल पर होता था, तो कैफ लेवल के सवाल बहुत जरूरी है। तुम्हारे सामने मैंने पासिंग रेशियो आईकेप का डिस्कस किया, तो ये सारे बच्चे तो, ये भी तो बच्चे स्टडी टेक्स्ट तो कर कर ही जाते होंगे ना, कोई ये सब बेवकूफ होगा जो आईकेप की स्टडी टेक्स्ट ना करे, तो भाई उससे एक लेवल ज्यादा पढ़कर जाओ। आप इंटर पढ़कर जाओगे तो मैट्रिक क्या लगेगा आपको, बिल्कुल आसान लगेगा। मैट्रिक पढ़कर जाओगे तो क्लास 3 जो है वो बिल्कुल आसान लगेगी, ठीक है ना। तो मेरी ये अप्रोच PRC 4 में होती है, और इवन PRC 2 में, कि जब ये पेपर्स फिजिकल होते थे, जाकर हमें देने होते थे पेपर, जिस तरह से मैंने जो QM का पेपर दिया ना, वो भी 3 घंटे का 100 मार्क्स का होता था, MCQ नहीं होता था, पूरे पूरे सवाल आते थे, मैं वो करवाता हूँ। मेरे साथ पढ़ने में एक चीज होगी कि आप ड्यूरिंग पढ़ाई डिप्रेस्ड रहोगे। वो टीचर होता है ना जो फुल मुश्किल सवाल करवा रहा है, और बच्चे की हट भी रही है कि यार आता 2 मार्क्स का है, ये पता नहीं कहाँ से सर 15-15 मार्क्स के का, लेकिन पेपर वाले दिन दुआएं दोगे तो बोलोगे यार सर आपने इतना मुश्किल पढ़ा दिया था कि पेपर तो हमें आसान लगा। देखो मेरा और तुम्हारा मेन मकसद जो है ना वो ये है कि तुम्हारा पेपर पास हो जाए, सही है ना। तो मेरी ये अप्रोच है, हर टीचर की अपनी ये अप्रोच होती है, और मेरी PRC 2 और 4 की जो स्मार्ट क्लासेस है उसमें मैंने यही अप्रोच रखी है कि मैं आप लोगों को कैफ के पास पेपर्स करवाता हूं, ताकि आप मुश्किल पढ़कर जाओ तो आपको MCQs बिल्कुल आसान लगे। और किसी का कोई सवाल है या आगे बढ़ जाऊं? अच्छा, फिर ये स्मार्ट क्लासेस के हवाले से थोड़ा सा मैंने चीजें बताई हुई थी कि कैफ के पास पेपर जो है वो सॉल्व करवा रहा होता हूँ मैं, ठीक है ना, जो अभी मैंने डिस्कस किया। पेपर का पैटर्न वैसे आपका जो PRC 2 और PRC 4 का है, या PRC 2 की स्पेसिफिकली बात करें तो वो मॉडल पेपर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आईकेप कभी भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज लेकर आता है, जिस तरह से AFC के बाद कैफ आया, AFC के बाद PRC आया, तो उसका एक मॉडल पेपर आईकेप ने इशू किया है, एक स्ट्रक्चर एक बेस पेपर के, भाई पेपर इस तरह का आएगा, तो वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा। मैंने आप लोगों को अपना व्हाट्सएप का नंबर भी शेयर करा था। कंटेंट्स जो है वो मैंने मेंशन करे हुए हैं। 2 में 15 चैप्टर्स हैं, 6 मैथ्स के, 9 स्टैट्स के, ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा। PRC 4 में 10 चैप्टर्स हैं। अच्छा, अगर आप स्मार्ट क्लासेस लेते हो उसके हवाले से कुछ ये डिस्कशन है, जिसमें प्री रिकॉर्डेड कंटेंट आपको दिया जाता है, लाइव सेशंस होते हैं, असाइनमेंट्स, मॉक्स, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का, जिसमें मैं और कुछ टीचर असिस्टेंट जो है वो अवेलेबल होते हैं क्वेरी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और इस तरह से वो सारा प्रोसीजर चल रहा होता है। आपको एक प्लानर दिया जाता है, हर हफ्ते का एक टारगेट बताया जाता है जो आपने कंप्लीट करना होता है, ई नोट्स होते हैं, और मैं ग्रुप की फॉलोअप कॉल्स लगा लिया करता हूँ रैंडमली। दिन में कभी भी टाइम मिला मैंने ग्रुप कॉल लगा ली, हाँ भाई क्या पढ़ रहे हो तुम, क्योंकि क्या करना है, अगर तुम घर से पढ़ रहे हो तो तुम्हें पुश करते रहना है ना। अगर मैं तुम्हें पुश नहीं करूंगा तो तुम तो सो जाओगे, कल पढ़ते हैं परसों पढ़ते हैं, ठीक है। और ये वापस से आपके सामने मेरा नंबर है। अच्छा, जिन लोगों ने भी लेट ज्वाइन किया है क्लास को, वो मुझे अपना कंप्लीट नाम मेरे नंबर पर मैसेज कर दें। दूसरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आज का सेशन आगे आने वाली 100 क्लासेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अगर आपने लेट ज्वाइन किया था तो इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा। और ये जो फाइल आपके सामने आ रही है वर्ड की, ये मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर सेंड करूंगा। जैसे ही आपका ग्रुप ग्रुप बनेगा या आपको इंडिविजुअली कर दूंगा, तो मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दें अपने कंप्लीट नाम के साथ, ताकि मैं आपका नंबर भी सेव कर लूं। अब आप लोग अपने दिल के सारे सवाल मुझसे पूछ सकते हो। देखो, कोई भी कंफ्यूजन हो, अभी भी कोई चीज क्लियर नहीं हो, सिलेबस के हवाले से, स्ट्रेटेजी के हवाले से, कोई कंफ्यूजन, अगर कोई डाउट हो, क्योंकि देखो ये क्लास जो है ना ये आपकी प्लानिंग की क्लास है, इसमें आपने अगर प्लानिंग नहीं करी अच्छी तो मसला हो जाएगा। तो आप लोग पूछो, अभी 15-20 मिनट हमारे पास है, जो सवाल है पूछो। पीरियड से ज्यादा चलो पीरियड मार्च में हो रहा है तो इसके साथ पीरियड को कैसे प्लान करोगे? यार ये पॉलिसी जो है ये एक तो पहले कंफर्म कर लेना कि 3 साल वाली सही है। देखो अगर तुम्हें QAT मार्च में देना है ना, क्या नाम है आपका? अच्छा, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप PRC 2 और PRC 1 ये तैयार करो अभी। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है
कि क्यूएटी में आपके पास 3 एरियाज हैं। अच्छा, क्यूएटी के लेक्चर्स मिल गए आपको? ताहिर से आप ले लेना मेरे जूम रिकॉर्ड, इसका जवाब दे दूं फिर, ठीक है? तो इसका जवाब दे दूं। पीआरसी क्यूएटी के मेरे जो है ना जूम की रिकॉर्डिंग्स तो पड़ी हुई हैं। स्मार्ट क्लासेस में क्यूएटी की रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, अब उसमें टाइम लगेगा, तुम्हारी अटेम्प्ट से पहले नहीं हो सकेंगी सारी। तो क्यूएटी की एक तो मेरी क्लासेस का एक्सेस ले लो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे ख्याल में ताहिर देगा, या कोई नॉमिनल चार्जेस होंगे मुझे नहीं पता, वो वही डिस्कस कर लेगा। एक तो वो ले लो। दूसरा, तुम मार्च के लिए अभी से पीआरसी 1 और पीआरसी 2 पूरा पढ़ो। जब तुम क्यूएटी देख लोगे, क्यूएटी में 3 पोर्शन है। एक इंग्लिश का बहुत सारा उसमें से पीआरसी 1 के जरिए कवर हो जाएगा। दूसरा है मैथ्स का, बहुत सारा पीआरसी 2 के जो शुरू के 5 चैप्टर्स है उससे कवर हो जाएगा। क्यूएटी का अलग से लेक्चर्स देखोगे उससे कवरेज हो जाएगी। और फिर एक एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन है जिसके लिए क्यूएटी के मैंने लेक्चर्स तैयार करे हुए हैं, तो वो तुम्हारा क्यूएटी भी कवर कर लेगा, साथ में तुम्हारा 1 और 2 तैयार हो चुका होगा। मार्च में तुम क्यूएटी देना, क्यूएटी क्लियर होगा, फिर तुम्हारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि तुम्हें मई में अनफॉर्चुनेटली लेकिन 5 पेपर्स एक साथ देने होंगे। देखो जुलाई में तुम्हारे सर्कमस्टांसेस अलग है, अगर इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम शायद जुलाई में चले जाओ, लेकिन उसकी वजह से फिर क्या होगा पता है? तुम्हारी कैफ की अटेम्प्ट मार्च 25 बनेगी, दूसरी कैफ की अटेम्प्ट सितंबर 25 बनेगी, अल्लाह ना करे कोई पेपर रुका तो मार्च 26 में जाकर पास हो गए। तो हाँ, तो यही मैं कहूँ, मैं तो तुम्हें ये रिकमेंड करूंगा। पेन है मुझे पता है, तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल सर्कमस्टांसेस है, लेकिन तुम्हें करना चाहिए। तुम अभी से मेहनत करो, कल से ही शुरू हो जाओ, सुबह 9 बजे आओ, क्यूएटी भी पढ़ो, पीआरसी 1 और पीआरसी 2 भी पढ़ो, मार्च में क्यूएटी दो, मई में 5 पेपर्स दो, ताकि तुम्हारी कैफ की अटेम्प्ट बने। ठीक है ना? बाकी फिर देखते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं ना मैं 1 महीने का आराम करूं और उसकी वजह से मेरा कैफ 6 महीने डिले हो जाए, अब फिर कोई फॉर्म भी ना बुलाए, तो फिर तो बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है? हाँ बोलो। मुझे भी इंटरव्यू में इन सारे नियम हो गए, क्यूएटी देना पड़ेगा। यार पॉलिसी जरा एडमिन से कंफर्म कर लेना, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ होता है कि अगर 3 या 4 साल हो जाते हैं तो फिर आपको क्यूएटी देना पड़ता है, लेकिन वो एडमिन से आप एक बार पॉलिसी, मुझे क्योंकि मैं पॉलिसी के बारे में इतना अपडेटेड नहीं होता जितना सर अवैस का आसमानी होता है, ठीक है? वो आपको जो है वो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। अच्छा, ऑनलाइन में सवाल आया है जवेरिया का, सर आपने इसमें गाइड किया है सर सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करें, स्टडी को पहले 2 पेपर देने को कौन से? हाँ जवेरिया, बिल्कुल, मैंने अभी जो ये सेशन पूरा कंडक्ट करा इसमें ये भी गाइड किया है कि कौन से पेपर्स उठाएं, ये भी गाइड किया है कि कौन से पेपर्स का पासिंग रेशो कम है किसका ज़्यादा है, ये भी गाइड किया है कि मई में कौन से पेपर दो, ये भी गाइड किया है कि मार्च में कौन से पेपर्स दो, ये भी गाइड किया है कि कितने घंटे किस पेपर को देने चाहिए। तो मेरे ख्याल में शायद जवेरिया आपने लेट ज्वाइन किया है, आप मेरा और एडमिन का नंबर सेव कर लें, एडमिन से आप इस सेशन की रिकॉर्डिंग मांग लीजिएगा, आज ही ये यूट्यूब पर भी आ जाएगी, तो आप वो रिकॉर्डिंग देखें। मेजॉरिटी आपके सवाल जो है वो हल हो जाएंगे, और उसके बाद अगर कोई सवाल सॉल्व नहीं हुआ होगा, कहीं आपको मसला होगा, तो बिल्कुल आप मुझसे डिस्कस कर लेना, लेकिन पहले आप इस सेशन की रिकॉर्डिंग ज़रूर देखना। तमाम वो बच्चे जिन्होंने ये सेशन लेट ज्वाइन किया है, एडमिन का नंबर आपके पास है, देखिए आप मुझे मैसेज कर रहे हैं तो मैं आपका नंबर सेव करूंगा, लेकिन होगा ये कि मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, मैं यहाँ से निकलूंगा दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, तो रिकॉर्डिंग के लिए आप एडमिन से बात करिएगा, उनके दोनों नंबर्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। जब भैया जब आप ये सेशन देख लेंगे, आपके इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि डेली क्लासेस होंगी, क्लासेस का क्या टाइम होगा, और अगर ना मिले तो फिर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया है तो आप एक बार प्लीज सेशन देख लें, उसमें सारे जवाब आपको मिलेंगे। हाँ भाई, और कोई सवाल किसी का? सही है, अगर बोलूँ नहीं होगा तो झूठ है। तो अगर मेडिकल या इंजीनियरिंग से किसी ने इंटर किया है उसके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होगा भी, और नहीं भी होगा, होगा इस सेंस में कि आपने मैथ्स नहीं पढ़ा, ठीक है ना? तो आपको मैथ्स के मैं कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स दूंगा, और वो एक्स्ट्रा लेक्चर्स स्मार्ट क्लासेस के अलावा होंगे, वो भी आपको देखने होंगे, क्योंकि जो इंटर मेडिकल से बच्चा आता है उसको मैथ्स में बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी होती है। ठीक है, एक मिनट हाँ। तो एक चीज़ इस हिसाब से तो आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम और ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको बताया ना, मेरी अपनी जो पेपर आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें नेशनल पोजीशन थी, तो उसकी 1-2 अटेम्प्ट बाद मेरी दोस्त थी उसकी भी नेशनल पोजीशन थी, और वो मेडिकल से थी। मेडिकल की बच्ची ने पूरे पाकिस्तान में मैथ्स में टॉप किया था, तो आप भी कर सकती हो। ठीक है ना?
आज वो मेरे ख्याल में कहीं भाई फर्म में है, मुझे उसकी फर्म का नाम तो नहीं याद है, लेकिन इंडस्ट्री में ही ईवाई में हमारी आर्टिकल्स भी साथ हुई। तो आप कर सकती हो। इस सेंस में आपको मुश्किल होगी कि आपने मैथ्स नहीं पढ़ा, इस सेंस में आसानी होगी कि जो इंजीनियरिंग या मेडिकल वाला बच्चा होता है ना, वो पढ़ने वाला बच्चा होता है। कॉमर्स कौन लेता है? जिसको कुछ नहीं करना, आइडियली। ऐसा ही है ना, जो बोलते हैं यार ऐसा 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 आसान 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 वाला रास्ता निकालो। तो मेडिकल या इंजीनियरिंग वाले बच्चे को इस सेंस में फायदा है कि वो पढ़ाई के मोड में होता है। नुकसान इस बात का है कि उसने जाहिर सी बात है जिंदगी में अपनी पहली बार डेबिट क्रेडिट मैथ्स पढ़ना है, दूसरे को एडवांटेज है, ठीक है ना। तो कॉमर्स वालों को इसलिए फायदा होता है। लेकिन अभी आप सब जीरो पर ही समझो अपने आप को, और आप अपनी जिंदगी का नया आगाज करो। अगर किसी ने इंटर में मेडिकल करा है और उसने इंटर में कॉमर्स नहीं भी करा, तो वो इंटर का कॉमर्स 5 दिन में कर सकता है। इंटर की कॉमर्स की मैथ्स कितनी है? 5 दिन में हो सकती है ना, अगर 12 12 घंटे कोई पढ़े तो बस आप 5 दिन पहले हो इनसे, खत्म। और क्या, और कौन सा इन्होंने 5 दिन पढ़ी होगी वो भी सही से। कॉमर्स वालों ने भी जो पढ़ी होगी उसमें से पेपर में ये 7 में से 2 टॉपिक नहीं आएंगे। पहले तो हमारे पुराने जमाने में तो ऐसा ही होता था। तो खैर इतना फर्क नहीं पड़ता। और ना ही कॉमर्स वाले भी डिमोटिवेट नहीं हो। कॉमर्स वाले भी ये समझो कि भाई अब आज से हमें जो करना है ना, हमने हज कर लिया, हमारे सारे गुनाह धुल गए, अब आज हमारी नई जिंदगी है। अब आज के आगे हमें कैसे चलना है ये हमारा फैसला है। अभी तक तो जो हुआ जैसा हुआ, किसी ने छाप कर किया पेपर, किसी ने पढ़ कर किया, किसी ने पढ़े बगैर किया। कोई कॉलेज सिर्फ एडमिट कार्ड लेने गया था और पेपर देने गया था, अटेंडेंस खुद ही हो जाती थी, बिस्मिल्लाह। तो तुम समझ लो आज मैंने हज कर लिया, आज से मुझे जो है वो नई जिंदगी मेरी शुरू हुई है, और अब मैं ऐसे कोई गुनाह नहीं करूंगा। हाँ भाई, और कोई सवाल? एक्स्ट्रा क्लासेस मैथ की आप सबको देंगे ना जो देखो, अगर किसी को कोई बच्चा ये बोलता है ना, हर किसी का एक ही लेवल नहीं होता। कोई बच्चा मुझे ये बोलता है कि सर आपने स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाया तो बहुत अच्छा, मेरा दिल रखने के लिए, लेकिन बोलता है सर इस टॉपिक की इस बात को जो है ना समझने के लिए कोई और मिसाल दें, कोई और एग्जाम्पल दें, या किसी और तरह से समझाएं। तो यार मेरे पास तो 400 या 500 रिकॉर्डिंगें पड़ी हुई हैं, सही है ना। तो मैं उसको बोलता हूँ कोई मसला नहीं है। होता है ऐसा कि आप लेट से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है आज आपको मेरी बात समझना है, कल समझ आ जाए। तो मैं बोलता हूँ कि यार मैं तुम्हें एक और तरीके से यही चीज पढ़ाई हुई है, उसमें कुछ हो सकता है प्लस माइनस हो, कुछ नई बातें हो, कुछ पुरानी बातें ना हो, कुछ नई बातें हो, आप वो भी देखो तो वो समझ में आ जाती है। तो वो ये तो मैं मतलब ये एक्सरसाइज रखता ही हूँ कि मेरा ये मानना है कि भाई जिस तरह से कोई भी चैप्टर है आप 2 किताबों से भी पढ़ते हो ना, कभी कभार एक किताब की बात आपको समझ नहीं आती, दूसरी किताब से वही चैप्टर पढ़ते हो तो आप बोलते हो भाई यार ये तो बड़ी आसान बात है। तो इसी तरह से मैंने हर टॉपिक की समझ लो 2 रिकॉर्डिंगें रखी हुई। एक तो वो जो स्मार्ट क्लासेस के जरिए आपको अवेलेबल होती है, लेकिन कभी कोई बच्चा बोले कि सर ये वाली बात ऊपर ऊपर से समझ आई, आप इसको दूसरे एंगल से भी समझाएं, तो बिल्कुल मैं आपको फैसिलिटेट करूंगा, समझाऊंगा, चाहे वो मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, कॉमर्स का हो। चाहे कोई बच्चा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बोलते हैं सर आप दे ही दें, हम दोनों देखेंगे ताकि हम बेहतरीन हो जाए। मैं बिल्कुल देता हूँ, वो कोई मसला नहीं, वो आपको मिलेंगे। और कोई सवाल किसी का? कोई भी सवाल, हाँ बोलो। हाँ अच्छा, आर्टिकल्स आपकी जो है वो तो एक तो ऑडिट फर्म में हो सकती है, साथ में आपकी इंडस्ट्री आर्टिकल्स भी हो सकती है। इंडस्ट्री आर्टिकल्स का मतलब ये होता है कि बैंक्स हैं कुछ रजिस्टर्ड, या कुछ कंपनीज हैं जहां पर, जिस तरह से यूनिलीवर है, ठीक है ना, इसी तरह से बहुत सारी कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड है, जहां पर आप अपनी 3.5 साल की आर्टिकल्स कर सकते हो। वहाँ का एक फायदा ये होता है कि जब आप उनके पेरोल पर जाते हो, यानी कि वहाँ आर्टिकल्स करते हो, तो आपकी जो स्टाइपेंड होती है ना वो ज्यादा होती है बनिस्बत के ऑडिट फर्म के 20,000 मेरे वो 40,000 देते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज भी होती है जो आपको बेनिफिट्स भी दे देती है, हेल्थ वगैरह, ट्रैवल अलाउंस दे देती है। ये फायदे हैं कि पैसे ज्यादा मिलते हैं। दूसरा फायदा ये है कि लेट से अगर एक बंदा है, उसको उसने ये सोचा हुआ है कि मुझे यहीं पर पाकिस्तान में ही रहना है, पाकिस्तान में ही जिंदगी गुजारनी है, यहीं पर पूरी जिंदगी रहना है, तो उसके लिए तो इंडस्ट्री आर्टिकल्स इज अ वेरी गुड थिंग। क्यों? क्योंकि लेट से आपने यूनिलीवर्स में आर्टिकल शुरू करी, आपने अपने 3.5 साल वहां पर गुजारे, आपने अपनी परफॉर्मेंस अपने बॉस को अच्छी दिखाई, तो वही आपको जॉब ऑफर कर देंगे। उनको क्या पड़ी है कि जिस बच्चे को 3.5 साल सिखाया उसको निकाल कर किसी और को रखें। कंपनी तो ये सीखे, बोलेगी ना यार इस बच्चे पे तो मैंने 3.5 साल इन्वेस्टमेंट करी है, उसको सिस्टम समझाए, कंपनी का लेट से कोई एक बात पूरी सिखाई,
इसी को जॉब ऑफर कर दो, तो उसके लिए तो बहुत बेहतरीन है। किसी ने अगर पाकिस्तान से बाहर निकलना है, उसके लिए इतना अच्छा नहीं होता। उसकी रीजन ये है कि जब आप ऑडिट फर्म में जाते हो ना, तो आपको सेकंडमेंट्स की ऑफर भी आती हैं, या आपको एक्सटर्नल क्लाइंट्स भी मिलते हैं, या एक्सपोजर बहुत सारी कंपनीज का होता है। पीआर समझते हो ना? पीआर बहुत मैटर करती है ना हर जगह पर। तो आपकी जो पीआर होती है ना, वो बहुत बनती है इससे। क्योंकि देखो, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं था ही भाई में, लेकिन उन 3.5 साल में मैंने 25 कंपनियां विजिट करी, वहां पर 100 लोगों से मिला, उनके मोबाइल नंबर्स मेरे पास हैं, वहां मैंने अपनी परफॉर्मेंस शो करी, उनसे लिंक बनाया, लिंक्डइन फेसबुक वगैरह पर उनके साथ ताल्लुकात रखे। तो अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी होगी विद इन पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान, तो वो बोलेगा ना यार इस बच्चे को हम जानते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जिस तरह से हमारे टाइम में ईवाई जो है ना, वो 1.5-2 साल की आपकी आर्टिकल्स हो जाए तो 3 महीने 6 महीने के लिए दुबई, ओमान, मस्कत, सऊदीया ऑडिट के लिए भेजती है। उनकी दूसरी जो पेरेंट कंपनी से ईवाई की दूसरी ब्रांचेस है ना, क्योंकि हम तो सस्ते लेबर है ना, तो वो आपको बोलते हैं भाई तुम जाओ 6 महीने हमारे वहां वाले ऑफिस में काम करो, यहाँ पे तुम 20,000 रुपये लेते हो ना, हम 20,000 भी देंगे, 6 महीने वहां जाओ, टिकट का खर्चा भी देंगे, खाने पीने का खर्चा भी देंगे, 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे तुम्हें कि तुम घर से दूर रहे। वहां पर तुम घूमने फिरने की भी हम फैसिलिटी देंगे, रहने का भी हम देंगे, और तुम जाओ 6 महीने काम कर कर आओ। तो ऐसा अगर हो गया तो क्या होता है कि वहां पर जाकर तुम्हारे वहां पर भी ताल्लुकात बन जाते हैं, तो बाहर निकलना आसान हो जाता सर अगर बिग फोर में आर्टिकल्स का मुझे नाम मुझे लूंगा है। सर, हाँ 5 to 10 बेटर है या फिर इंडस्ट्रीज बेटर है? यार, अगेन देखो, इसका सवाल ये है तुम्हें रहना कहाँ है लॉन्ग टर्म में, पाकिस्तान या बाहर? बाहर जाना है तो ऑडिट फर्म ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। ऑडिट फर्म के थ्रू जो है ना, चाहे वो 5-6 नंबर वाली भी फर्म हो, अगर उसके क्लाइंटेल अच्छे हैं तो फिर बाहर जाना वहां से आसान होगा एज कम्पेयर कि यहाँ पर किसी कंपनी में हो। तो ये मेरी रिकमेंडेशन होगी। लेकिन पहला टारगेट तुम अपने दिमाग से ये हटा दो कि भाई मुझे बिग फोर के अलावा कहीं जाना है। तुम अपना सीधा टारगेट बनाओ, मुझे बिग फोर में ही जाना है बस। मैं जस्ट इंडस्ट्री हाँ सही कह रहे हो तुम, सही सवाल सही है तुम्हारा। हाँ भाई, और कोई सवाल? आइडियली हाँ, यानी कि आप अगर ईवाई में हो तो फिर आपको वो जाने नहीं देते, या आप कहीं फर्म में हो। मतलब देखो ना, एक कंपनी में आपने 1.5 साल 2 साल लगाए, उस कंपनी ने आप पे इन्वेस्टमेंट करी, टाइम लगाया, और उसके बाद फिर तुम बोलो नहीं यार अब मैं दूसरी कंपनी जा रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा, तो वो ऐसा मुमकिन नहीं होता, ऐसा बच्चा भी नहीं करता, क्योंकि उसमें उसकी भी हैसल होगी, उसकी आईकेप का फॉर्म वापस जाएगा, आईकेप पे एज अ ट्रेनी तुम रजिस्टर पे हो ना, आर्टिकल्स तो काउंट होगी लेकिन उसकी अमेंडमेंट्स होंगी। एनओसी चाहिए होता है, मेन काम होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी कि लेट से तुम एक फर्म में हो, तुमने वो फर्म छोड़ी और तुम बोल रहे हो मुझे दूसरी फर्म जाना है और बाकी 2 साल अपनी आर्टिकल्स के दूसरी फर्म में करने हैं, तो पहली फर्म तुम्हें एनओसी देगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उससे। उसके लिए तुम्हें उस फर्म के पार्टनर से बात करनी होगी कि भाई मैं इसलिए जाना चाहता हूँ। हाँ, कुछ बच्चे एनओसी इस बेसिस पे ले लेते कि लेट से कोई रीलोकेट हो रहा है, कराची में रहता था, वो कराची से पूरी फैमिली इस्लामाबाद शिफ्ट हो रही है, तो विद इन फर्म ईवाई की जो इस्लामाबाद ब्रांच है उस पर रिलोकेशन या कहीं और रिलोकेशन इस तरह से होता है। लेकिन ये बहुत कम होता है, बहुत माइनर केसेस हैं, बहुत कम केसेस हैं, शायद ही कोई केस हो जिसमें ऐसा हो। जनरली ऐसा नहीं होता, आप 3.5 साल एक ही जगह गुजार रहे होते हैं। और किसी का कोई सवाल? पक्का कोई सवाल किसी का है ही नहीं? अच्छा, अब मैं ये वाली फाइल आप लोगों को भेजता हूँ। अब देखें, आप लोगों ने जो चीज़ डिसाइड करनी है ना, वो ये डिसाइड करनी है, अभी आप सर नासिर की भी क्लास लो, वो अपने हिसाब से आपको चीज़ें बताएंगे। हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है ना, मैं जो आपके लिए बेहतर सोचता था मैंने आपसे डिस्कस करा, आप सर नासिर की भी क्लास लो, फिर आप घर वालों से भी मशवरा करो, और फिर आप अपना एक फैसला लो कि भाई मुझे क्या ऑन कैंपस 6 महीने वाले बैच में जाना है, या मुझे स्मार्ट क्लासेस पर शिफ्ट होना चाहिए। आज की क्लास में जो चीज़ें हमने डिस्कस करी शुरू से अभी तक, उसको रिकॉल करो, रिवाइज करो, रिकैप करो, देखो कि भाई क्या तुम्हारे लिए बेहतर है। मेरी जो रिकमेंडेशन होती वो यही होगी कि भाई तुम जो है वो स्मार्ट क्लासेस की तरफ जाकर और अपनी चीज़ें माइंड अप करो, क्योंकि अगर तुम दुनिया के साथ नहीं चलोगे और चीज़ें लेट करोगे तो तुम्हारे लिए मसला है। मतलब कि जो मैंने एग्जांपल ली थिएटर और मूवी वाली, तो वही एग्जांपल यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होती है
और बेहतर यही होता है कि आप जो है ना, जो जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं, जिस तरह से वक्त बदल रहा है, उसी तरह से आप अपने हिसाब अपने आप को भी चेंज करो, अपने आप को भी बदलो। ठीक है। जो चीज़ क्लास में 150-200 घंटे में कवर होगी, अगर वही चीज़ घर पर बैठकर 50 घंटे में हो सकती है, तो तुम बचे हुए 100 घंटे शायद एआई का कोर्स, कोई कोर्स करने में, शायद कोई हैंड्स ऑन कोर्स को अभी से कंप्लीट करने में, उसकी प्रिपरेशन के लिए, या कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। जो चीज़ 6 महीने में हो सकती है, अगर वो 3 महीने में हो सकती है, 6 महीने वाली चीज़ अगर 3 महीने में हो सकती है, तो उसको 3 महीने में करना बेहतर है। डिसिप्लिन रखो अपनी जिंदगी में। और बाकी ये है कि वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह जब हमारी मुलाकात होगी, या जब आप ऑनलाइन पढ़ोगे, तो ऑनलाइन लाइव सेशंस होंगे, उसमें हम लोग बातचीत करा करेंगे। इवन जब हमारी स्मार्ट क्लासेस हो रही होंगी, तो मैं कभी कभी हो सकता है कि आपको 1 से 3 मंथ्स 4 मंथ्स कैंपस पर कोई सेशन वगैरह रखूं, जिसमें हम बातचीत कर सकें, जिसमें हम डिस्कशंस कर सकें। और बाकी ये फिर बाकी फैसला आपने लेना है। जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन था, लिहाजा अगर आपने लेट ज्वाइन किया है, तो आप इस पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग लाजमी तौर पर बिल्कुल शुरू से बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखें। आईकेप के रिजल्ट्स, स्ट्रैटेजी, बहुत सारी चीज़ें, प्लानिंग वगैरह हमने डिस्कस करी। जब आप ये चीज़ें कर लोगे, उसके बाद फिर आप अपना फैसला लो, और उसी हिसाब से फिर मुझे भी पता चलेगा कि भाई आप लोगों ने क्या करना है। तो उस हिसाब से मैं आपको आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे ना, स्मार्ट क्लासेस का अलग है और सारे अलग है, मई का, जुलाई का, तो उसमें आपको एडमिन वगैरह ऐड कर देगी। लेकिन फैसला आज ले लेना, क्योंकि आज नहीं लिया तो अब फिर हमारे पास 45 नहीं 44 दिन बचेंगे। एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता है। सही है। चलो जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स और ऑन कैंपस स्टूडेंट्स, अच्छा रहा भाई आपसे मिलकर। आई होप कि आप सबने मुझे व्हाट्सएप कर दिया। अब आप लोग 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो। स्मार्ट क्लासेस का एक्सेस नहीं लिया, तो आप ताहिर से या शाहरुख से बात कर 7 डेज का जो फ्री ट्रायल है वो तो ले लो। अच्छा, ट्रायल में आपके पास एक चीज क्लियर कर दूं, पीआरसी 1 और 5 और 3 के तो एक एक टीचर्स ही होंगे फिलहाल। 2 और 4 का मेरा कोर्स बिल्कुल अलग होगा। पीआरसी 2 का सर नईम का कोर्स बिल्कुल अलग है, मेरा कोर्स बिल्कुल अलग है। स्मार्ट क्लासेस में या तो 100% मैं पढ़ाऊंगा, या तो 100% सर नईम, या आपके पास ऑप्शन होगा कौन सा टीचर सेलेक्ट करते हो। इसी तरह से इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का जो कोर्स है ना, उसमें भी दोनों कोर्सेज अलग हैं। सर नासिर वोरा 100% अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स, उनका कोर्स, उनकी स्मार्ट क्लासेस, उनका प्लानर, उनका सारी चीजें अलग हैं। और मेरा कोर्स बिल्कुल अलग है। तो आप जाकर नीचे 7 डेज डेमो ले लो एटलीस्ट, उसमें आप दोनों टीचर्स के लेक्चर्स भी देख लो। हाँ, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप में आपको तब तक ऐड नहीं किया जाएगा जब तक आप टीचर सेलेक्ट नहीं करते हो, और जब आप टीचर सेलेक्ट करोगे तो फिर ग्रुप में मैं मजीद चीज़ें आपसे शेयर कर सकूंगा, सच एज मेरा स्मार्ट प्लानर, एक्स्ट्रा लेक्चर्स, नोट्स, हैंडआउट्स, या जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की फैसिलिटी है। लेकिन डेमो आप ले सकते हो, तो आप, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट वो ले लो, ताकि अगले आने वाले 1-2 दिन में आप उसको देखो। सर अवैस कासमानी से बात करूँ, सर अवैस कासमानी से बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो ऑन कैंपस मोस्टली अवेलेबल ही होते हैं 7 में से 5 दिन 4 दिन। आईटी भी आपका पहला टारगेट है, ज्यादातर बच्चों का, वो आपको अच्छा सा उस बारे में भी गाइड करेंगे। बाकी मेरे ख्याल में हर टीचर की एक एक क्लास हो चुकी है आपकी तकरीबन, है ना। इकोनॉमिक्स की शायद नहीं हुई अभी तक। सही है। चलो जी, अल्लाह हाफिज। आप लोग ब्रेक ले लो, और 15 मिनट 20 मिनट नीचे घूम फिर लो। अगली क्लास आप लोगों की कितने बजे है बेटा? यार, 11 बजे। सही है, 15-20 मिनट का ब्रेक लेंगे। लास्ट क्वेश्चन बता दो, हाँ बोलो। हाँ, अच्छा देखो, 2025 में आईकेप अपना पूरा सिलेबस रिवैम्प कर रहा है, रिवाइज कर रहा है चीजें, और एआई के 15-20 कोर्सेज वो लेकर आ रहा है। 2024 के आखिरी क्वार्टर में वो अपनी वेबसाइट पर और पब्लिकली पूरा प्लान डिस्क्लोज करेगा। तो उसमें जो कोर्सेज होंगे ना, क्विक बुक एक फेमस कोर्स है, उसके अलावा जो जो कोर्सेज होंगे ना, वो आईकेप एक लिस्ट देगा, उसी में से करना। तब तक सर आप क्या करेंगे? तब तक तो तुम, अभी तो तुम फुल पैक हो। अभी तो तुम मई तक लेफ्ट राइट कहीं नहीं देखो, जिस तरह से घोड़े पे बांध दी जाती है ना वो एक पट्टी, बस यूं देखकर ना पीआरसी करो मई तक, और कुछ डिस्कस नहीं करो। हाँ बस यार, हाँ हाँ। आप वीडियो कंफर्म करके बता रहे हैं। 3 साल से हो गए। हाँ यार, मैं कंफर्म तो कर लूंगा, लेकिन बताऊंगा कैसे। अब सर वेस्ट को यार एडमिन को बता रहे हैं। हाँ, एडमिन को पता होगा, एडमिन को पता होगा, एडमिन में वो है ना, मरियम है, ताहिर है, उनसे कंफर्म कर लो, उनको पता होगा। सर अवैस का नंबर है आप लोगों के पास? सही है, चलो मैं कोशिश करता हूँ। मसला ये होता है, मैं यहाँ से निकलूंगा दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह,
तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मैं बता दूंगा। वैसे सही है ना, उससे पहले तुम्हें वैसे पता ही चल ही जाएगा, जाते जाते जब तुम शहूद या ताहिर या मरियम के पास जाओ वो कंफर्म कर देंगे। चलिए जी, अल्लाह हाफिज।